So, hello students and welcome to P2SP classes. So, students सब कैसे हो आप? Obviously आप सब बहुत अच्छे हो, right? एंड उसके साथ साथ आज का क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ. इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे. क्या सॉल्व करेंगे आपको तो पता चल गया है, राइट? आपने तो थंबनेल देख लिया. सो साइंस के 2023 का सेट 1 का जो पेपर था वो सॉल्व करेंगे विथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ. ठीक है. एंड स्टूडेंट्स इसका ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे. सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. ओके. सो आते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे. क्या पूछा गया था? देखिए ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है. हाँ. सो देखिए क्वेश्चन क्या है. इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन बिलो इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग द गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इन सॉल्यूशन एक्स द सॉल्यूशन एक्स फर्स्ट टर्न्स मिल्की एंड देन कलरलेस. अगर ऐसा कुछ रहे, एक कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बातें किया जा रहा है. बेहद इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसके रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा. सो देखो 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 ध्यान से देखो, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स. पहले इसको देख लो. CaOH क्या है? बोलो मेरे साथ, क्या है? जल्दी बोलो. इट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वास में है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप बोलते हो लाइम वाटर. एंड उधर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप पास कराओ तो क्या आते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट पीपीटी आते हैं. इसके लिए ही जो वाटर है वो मिल्की होते हैं, मिल्की टर्न होते हैं. क्योंकि 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 ध्यान से देखो, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या, दैट इज वाटर सोल्यूबल. बट कैल्शियम कार्बोनेट वाटर सोल्यूबल नहीं है. इसके लिए इसका व्हाइट पीपीटी आ रहा है. आप देखो फिर से उधर आप कार्बन डाइऑक्साइड दो. देखो 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 जैसे लड़की, जैसे लड़की. इधर क्या था? इधर फर्स्ट ऑफ ऑल एक सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड आया इधर, सो ए मिल्की टर्न हो गया. ठीक है. फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड भेजती रहो. ठीक है. एंड उधर तो पानी तो है ही, तो क्या बनते हैं? CaHCO3 होल 2 विच इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और यू कैन से कैल्शियम बाइकार्बोनेट. ठीक है. एंड ए जो है ए वाटर सोल्यूबल है. सो वाटर सोल्यूबल है मतलब फिर से मिल जाएगा. सो मिल्कीनेस हट गया. बोलो समझ में आया? सो फर्स्ट वाले का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखते हैं, देखते हैं ऑप्शन ए देखते हैं. It turns milky due to carbon dioxide gas liberated in the reaction and after some time it becomes colorless due to formation of calcium carbonate. अरे भाई कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से ही तो मिल्की होते हैं. तो फर्स्ट वाला गलत हो गया. देखते हैं ऑप्शन बी वाला. इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. हाँ इतने तक तो सही है. एंड नो पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम्स and on passing, sorry no को on को मैं no पढ़ दिया, sorry. So and on passing excess of carbon dioxide it becomes colorless due to formation of calcium hydrogen carbonate which is soluble in water. Exactly यही तो आपको बोलना चाहता हूँ. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी. सो अगर किसी पोर्शन में रहे मैक्सिमम में अगर मिल्की हो जाए तो किसके वजह से हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से. फिर से मिल्कीनेस हटा गया. किसके वजह से हो रहा है? दैट इज द कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. हो गया ऑप्शन ए. बहुत जल्दी जल्दी करेंगे. ठीक है, बहुत फास्ट. आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. देखो 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 क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया था, ध्यान से देखो. द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्लेम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू. इधर जो ब्राउन फ्लेम्स है, एक चीज याद रखो. ठीक है, मैक्सिमम में सेम आंसर होगा. जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका जो फ्लेम है वो ब्राउन होते हैं. ठीक है. जैसे हर एक इंडियन, मैक्सिमम इंडियन के कलर ब्राउन होते हैं. आप बोल सकते हो सर कितने रेसिस्ट हो आप. सो वैसे ही जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका कलर क्या है? बोलो बोलो बोलो, ब्राउन है. ठीक है. अच्छा आप देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो. तो ये रिएक्शन मैंने इधर लिख दिया, इसको देखो. PbNO3 होल 2 मतलब लेड नाइट्रेट है. ठीक है. उसको अगर आप हीट दो सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट होते हैं. PbONO2 एंड ऑक्सीजन लिबरेट होते हैं. बोलो इतने तक समझ में आया? सो देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन सही है ना गलत. सो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट व्हिच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्लेम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. बिल्कुल सही जवाब. हो गया, मिल गया आपका. दो का ऑप्शन क्या होगा? वन हो, ए होगा. ठीक है. तो बोलो मेरे साथ, ब्राउन कलर किस गैस के है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के है. ओके फाइन, गॉट इट. एंड इसके पहले वन में क्या किए थे? चलो एक बार रिवाइज कर लेते. वन में क्या किए थे? बोलो बोलो बोलो. कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? वाटर सोल्यूबल है. कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? जिसके वजह से मिल्की होते हैं. ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है. आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे. देखो 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 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्या है? बोलो 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 बेटा बोलो.
क्वेश्चन नंबर 3 है MnO2। MnO2 क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड है। XHCl, MnCl2, मैंगनीज 2 क्लोराइड, YH2 एंड ZCl2 A है। ठीक है, सो इसका आपको बैलेंस करना है। देखो बैलेंस किया हुआ है इधर, ठीक है, इधर बैलेंस किया हुआ है। सो देखो इधर क्या था, XHCl था तो X का वैल्यू हो गया आपका 4, देन 2 मतलब y का वैल्यू 2 एंड जो Cl है, Cl के पहले कुछ नहीं लिखा मतलब क्या, एक Cl है तो Z का वैल्यू 1 एंड विच इज नथिंग बट आई कैन से ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आ गया? ठीक है, सो आ जाओ 3 वाला हो गया, आते हैं 4 में। 4 देखो 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 क्या है, द टेबल बिलो हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग pH एंड द नेचर ऑफ एसिडिक बेसिक। स्टूडेंट पता है अगर 7 हो दैट इज द न्यूट्रल वन, 7 से जितना इधर जाएगा वो बेसिक होगा एंड जितना लेफ्ट में आएगा वो एसिडिक होगा। ये तो पता ही है आपको, ऑब्वियसली आपको पता है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा सो देखो 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 आप देखो क्या बोला है, करेक्ट को लेना है तो लेमन जूस। आप बोलो लेमन जूस क्या है, एसिडिक ना बेसिक है? एसिडिक है, सो pH 3 है तो लगभग सही है। बेसिक बोल दिया तो ए एलिमिनेट हो गया। बोले तो तक समझ में आया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिक है या बेसिक है? बेसिक है, सो इधर तो बेसिक बोल दिया। ठीक है, बोले तो तक समझ में आया? देखो इधर बेसिक बोल दिया, सही है। इधर pH वैल्यू 10, देखो 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 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के pH वैल्यू 10 है एंड इसका कलर देखो क्या है, ब्लू है। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी होगा। देखो आसानी से हो गया, कितना आसानी से हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेन। ऑल्सो स्टूडेंट्स इसको जानना जरूरी है, सारे किसका पीच कितना है जानना जरूरी है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। आ जाओ नेक्स्ट पे 5 पे। सो बोलो 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 मेरे साथ, 5 का क्वेश्चन क्या है? क्या है 5 का क्वेश्चन? सो 5 का क्वेश्चन है, अ मेटल एक्स इज यूज इन थर्मिट प्रोसेस। स्टूडेंट्स थर्मिट प्रोसेस का डेफिनेशन मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, देख लेना। व्हेन एक्स इज ब्रांड इन एयर gives an amphoteric oxide Y, X and Y respectively। देखो 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 एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है CBSE बोर्ड्स में। ठीक है, सो देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वही है, अ मेटल ऑक्साइड दैट कैन एक्ट एज बोथ एन एसिड एंड बेस रिएक्टिंग विथ ईदर प्रोड्यूस वाटर एंड सॉल्ट। सो एसिड या बेस किसी भी के साथ रिएक्शन करके वाटर एंड सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन है? बहुत सारे, पर आप मतलब कोई सारी है, आपको दो नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। कौन दो नाम? एक है ए वाला, फर्स्ट वाला एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड देन जिंक ऑक्साइड। ठीक है, सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, बी डी में से कुछ होगा। अब बी डी में से तुमको पता ही है Al2O3, देखो देखो ये क्या है, Al2O3 है। Al2O3 क्या बी वाला है, तो ऑप्शन आ गया आपका। एलिमिनेशन मेथड से आप कर दिए, 5 का बी होगा करेक्ट आंसर। तो 5 का बी जैसे ही आ गया, आ जाओ 6 में। 6 में क्या पूछा है देखो, सिलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। सिलेक्ट वॉशिंग सोडा, आपको वॉशिंग सोडा ढूंढना है, वॉशिंग पाउडर नहीं। ठीक है, जैसे निरमा का ऐड क्या होता है, बोलो वॉशिंग पाउडर है निरमा। हाँ हाँ, वॉशिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा में डिफरेंस है, दोनों सेम चीज नहीं है, एक डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट नहीं है। ठीक है, सो इस वाले निरमा क्या है, दिस इज वॉशिंग सोडा निरमा। हाँ, सो बोलो वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला क्या होते हैं, बोलो बोलो जल्दी बोलो। दैट इज द Na2CO3 मतलब Na2CO3 एंड 10H2O। समझ में आ गया? वेरी गुड, ये लॉन्ड्री में यूज होते हैं बेसिकली। ठीक है, अच्छा आ जाओ नेक्स्ट 7 पे। कितने सारे कंफ्यूजिंग डायग्राम है सर, इसको कैसे किया जाए? देखो ना, अब भी हो जाएगा, अब भी हो जाएगा तुरंत। देखो ध्यान से देखो। सो क्वेश्चन में बोला है कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स A, B एंड C गिवन बिलो। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। जो करेक्ट है उसको ढूंढना है। सो देखो फर्स्ट वाला करेक्ट है कि नहीं है? A एंड C आर आइसोमर। सो बोला है A एंड C आर आइसोमर। स्टूडेंट्स आइसोमर होने के लिए सपोज अगर मैं लिखूं सपोज एक पैटर्न लिखूं CnH2n। ठीक है, CnH2n एक किसका फॉर्मूला है, किसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बोल सकते हो एल्केन का। ठीक है, सो देखो अगर मैं n इक्वल्स टू 1 लिखूं तो क्या लिख सकते हो, C1H2 अच्छा सॉरी CnH2n एल्किन अच्छा एल्केन का CnH2n+2 होते हैं, सॉरी CnH2n+2 होते हैं। ठीक है, सो इधर क्या H4 होगा। अब C1 आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। इसके बाद बोले अगर मैं लिखूं n इक्वल्स टू 2 कितना होगा बोलो C2H4 होगा। सो इस दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज एक C का और H6 होगा, सॉरी इधर होगा H6। तो
H2 का गैप है आपका, ठीक है, CH2 का गैप है। सो तभी ये दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे के आइसोमर हो रहा है। देखो तो इस दोनों में CH2 का गैप है, बिल्कुल भी नहीं, इधर भी 6C है, राइट, एंड इधर भी 6C है। सो ये दोनों आइसोमर नहीं है। फर्स्ट वाला खत्म गया, एलिमिनेट कर दिया। चलो फर्स्ट को कर दिया एलिमिनेट, ठीक है। आ जाओ सेकंड पे, A इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, B इज बेंजीन एंड C इज आल्सो आइसोमर ऑफ हेक्सेन। A and C आर आइसोमर ऑफ हेक्सेन। सो इसमें पहले भी तो देख लिया A and C आइसोमर नहीं है, हटाओ इसको, अरे इसको भी हटा दो, ठीक है। C वाला देखो, A इज अ स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, A इज अ, हाँ ये तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ही है, बिल्कुल सही बोला। देन B and C आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स अनसैचुरेटेड क्या है, जिधर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इधर हम लोग देख सकते हैं, हाँ डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, इधर भी डबल बॉन्ड है। सो डबल बॉन्ड है, दोज आर अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड, ठीक है। सो ऑप्शन सी होगा आपके करेक्ट आंसर। समझ में आया, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, देखो। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, एन ऑर्गेनिज्म व्हिच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब इट। कौन करते हैं, राइजोपास करते हैं। राइजोपास क्या है, एक फंगस है जो आपके ब्रेड्स में आते हैं, ठीक है। ब्रेड्स को रख दो, भिगा के रख दो 2-3 दिन, देखना ऐसे सड़ जाते हैं। किसके वजह से, राइजोपास के वजह से। बोलो समझ में आया। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 8 वाला हो गया। 8 के बाद क्या आते हैं, 9, ठीक है। अच्छा 9 में देखो क्या है, ध्यान से देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिलेक्ट व्हिच वन इज नॉट करेक्ट। जो सही नहीं है उसको चूज करना है। तो कौन सा सही नहीं है, देखो ऑप्शन ए में देखो, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल्स डिफर्स as it depends on the type of food they eat exactly. सपोज एक कार्निवोर्स के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ठीक है, सपोज एक जो हार्बिवोर्स की इंटेस्टाइन होगा, दोनों अलग होगा। तो ए सही है, ए वाला सही है। सो इसके लिए आपको तो ढूंढना है जो करेक्ट नहीं है, तो ये तो इसके लिए करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। आ जाओ सेकेंड पे, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो बाकी जो डाइजेशन होते हैं वो भी कंप्लीट होते हैं। ए भी करेक्ट है, दैट मींस ए भी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपको लेना है जो नॉट करेक्ट है, जो करेक्ट नहीं है वो वाला लेना है आपको, ठीक है। सी में देखो, सी में द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सीक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियास। हाँ भाई हाँ, ये भी सही है, मतलब ए भी इधर इसके अकॉर्डिंग गलत है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो ऑब्वियसली डी वाला सही होगा, क्योंकि डी वाला गलत होगा, क्योंकि बाकी सब तो हो गया गलत, ठीक है। अच्छा देखो 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 देखो, सो डी वाले देखो, एक बार पढ़ लेता हूं क्या है। The villi of the small intestine absorb water from the unabsorbed food before it gets removed from the body via anus. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। विलाई क्या करते हैं, बेसिकली आपके जो प्रोटीन, कार्ब्स एक्सेट्रा है वो सब मतलब वो सब चीजें एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये तो सही नहीं बोला, सही नहीं बोला, दैट मींस दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि ना जो सही है वही करेक्ट है इधर, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अच्छा आ जाओ 10 पे, 10। सो 10 पे क्या करना है, देखो देखो देखो, द स्टेटमेंट्स दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीन इज। सो कौन सा स्टेटमेंट एक जीन के कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, मतलब सही चुनना है। फर्स्ट वाला ए, ऑप्शन ए क्या बोला, इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीसीज अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ठीक है। सो एक स्पेसिफिक जीन एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में रहे मतलब वो उधर रह सकता है। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे देखो ए एक क्रोमोसोम है और इसके एक पोर्शन में पर्टिकुलर जीन ही रहेगा। कौन कितना लंबा होगा, कलर क्या होगा बॉडी का, सो एक्सेट्रा 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 डिपेंड्स अपॉन क्रोमोसोम, ठीक है। सो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, तो बाकी सब नहीं गो थ्रू कर रहा हूं। 11 वाला क्या है, क्या है, सिलेक्ट द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। सो ए क्या है, प्लांट की एक ट्रॉपिक मूवमेंट है क्या, सपोज जिधर सन है, सनलाइट के अकॉर्डिंग टू मूव होना, दैट इज नथिंग बट एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। सो देखो ऑप्शन ए क्या है, इट इज ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर। इधर कोई टच कर रहा है इसे, बिल्कुल नहीं, गलत जवाब।
ऑप्शन बी, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस रिसीव, ऑब्वियसली डिपेंड करते हैं, जिधर सनलाइट है उसी पोर्शन में मूव जाते हैं, तो ए भी क्या है, गलत है। सी में देखो आप, इट इज ऑब्जर्व ओनली इन रूट्स नॉट इन स्टेम, भाई 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 साहब, ये तो स्टेम में भी होते हैं, रूट में उसका ऑपोजिट होते हैं, तो ए भी गलत है। सो ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट, जो क्या है, इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। समझ में आया? अरे तो ग्रोथ हो रहा है तो ग्रो कर रहा है, ठीक है। आ जाओ 12 पे, 12। सो 12 क्या बोला, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच बिटवीन द प्लांट एंड इट्स वेजिटेटिव पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। सो इनकरेक्ट आपको ढूंढना है। सो फर्स्ट में क्या है, ब्रायोफाइलम लीफ, हाँ बिल्कुल सही, ब्रायोफाइलम के लीफ है। पोटैटो स्टेम, ए भी सही है, ठीक है, मतलब ए भी सही है, ए भी सही है, आपको ढूंढना है इनकरेक्ट। मनी प्लांट एंड स्टेम बोला है, मनी प्लांट से स्टेम, हाँ ए भी तो सही है, ठीक है। एंड लास्ट वन रोज रूट्स, नहीं देखो ना, रोज भी तो स्टेम से ही होते हैं, तो ए वाला गलत है, मतलब ए वाला है सही, क्योंकि आपको गलत चुनना है। समझ में आया? वेरी गुड। सो 12 समझ में आ गया, तो 13 में आ जाओ बेटा, ठीक है। 13 वाला क्या है, देखो ध्यान से देखो, इफ 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज and RS series and then connected in parallel, so RP parallel है, so RS and RP का रेशियो निकालना है आपको। स्टूडेंट्स आपको तो पता ही है, जब सीरीज में है, जब सीरीज में है सबको ऐड कर दो, जब वो सीरीज में है सबको ऐड कर दो, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा RS। जब पैरेलल में है, जब पैरेलल में है तब उल्टा करके ऐड करो। अरे आपको बातें समझ में आ रहा है? बोलो। अरे देखो ना, ए एक रेजिस्टेंस, दूसरे रेजिस्टेंस, तीसरे रेजिस्टेंस, इधर 4 रेजिस्टेंस है, पहले ऐसे सीरीज में आप रखे, ऐसे आप सीरीज में रखे। सो सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टेंस इन सीरीज यू हैव टू ऐड देम अप। एंड पैरेलल में क्या होता है, पहले उल्टा करो, ऐड करो, फिर उसको उल्टा कर दो। सो इसका आंसर 1/2 आया, तो फिर उल्टा कर दो। सो 1/2 का आंसर क्या, मतलब 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा। तो पैरेलल में कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, पहले उल्टा करो, ऐड करो, मतलब एडिशन करो, फिर उल्टा करो, उल्टा एडिशन उल्टा, UAU, उल्टा एडिशन उल्टा, ठीक है, ऐसा करना पड़ता है। समझ में आया? सो फिर दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला। सो रेशियो तो you can figure it out easily, right? So RS is to RP, RS क्या है 32, RP क्या है 2, दोनों का रेशियो क्या आएगा 16:1 आएगा। So you can say that is nothing but 16। अरे 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 देखो ना, 16/1 है ना, 16 मतलब ही तो आपको तो बाई निकालना है, सेम थिंग, ओके। सो 16 होगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट अगर रेजिस्टेंस सीरीज में रहे, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको ऐड करना है। अगर पैरेलल रहे तो क्या करना है, उसको उल्टा करना है, ऐड करना है, फिर उल्टा करना है, UAU, ठीक है। अच्छा आ जाओ नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखो क्या है, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विथ 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हिच हैव, सो देखो सपोज 15 एंड 20 एम्पियर क्या और भी 5 एम्पियर का ज्यादा है। सो ऐसा स्विच आप किधर देखो, ऑब्वियसली इसी में देखे हो ना। सो दैट मीन्स जिस मशीन का मतलब बहुत इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं वही तो 15 एम्पियर करंट से जुड़ेगा, राइट, वही तो अटैच होगा 15 एम्पियर करंट से, ऑब्वियसली जो घर के सिंपल सॉकेट है उसके साथ नहीं, राइट। बोलो इतने तक समझ में आया बात? ठीक है, तो जब समझ में आ गया तो देखो ऑप्शन ए क्या बोला, हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर, हाँ ऑब्वियसली इसमें तो ऑब्वियसली हाई पावर रेटिंग ही आएगा। बोलो समझ में आया? वेरी गुड। सो 14 के बाद क्या आते हैं, 14 के बाद आते हैं 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में देखो बेटा क्या बोल दिया है, इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजिशन ऑफ द नीडल इज शोन ऑन द स्केल ऑफ अ वोल्ट मीटर, द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द रीडिंग शोन इज रेस्पेक्टिवली आर। सो इसका लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट मतलब सबसे कम कितना आप काउंट कर सकते हो। समझ में नहीं आया? सोचो ना, आपके पास जो स्केल है, एक स्केल है, उधर क्या है, जैसे ऐसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, आप देखो उधर भी 10 डिवाइड क्या है ना, एक सेंटीमीटर के अंदर। सो एक गैप क्या है आपका 1 मिलीमीटर है ना, तो आपके जो स्केल है आप उससे 1 मिलीमीटर तक ही काउंट कर सकते हो, उससे कम नहीं कर सकते हो आप। सो
दिस इज नोन एज लीस्ट काउंट। सो इधर क्या निकालना है आपको, लीस्ट काउंट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है बोलो, लीस्ट काउंट निकालना है। हाँ समझ में आया, वेरी गुड। सो देखो कितना आसान है, पहले देखो ना कितना डिवीजन है, देखो कितना डिवीजन है, देखो इधर। सो मैंने इधर काउंट कर लिया, देखो ना 1 2 3 ऐसे 4 5 ऐसे करते करते कितना डिवीजन है, 20 डिवीजन है। सो 20 डिवीजन मतलब क्या, 3 वोल्ट है। अरे देखो ना इधर क्या लिखा है, 3 वोल्ट है ना, और ये 20 डिवीजन में आ रहा है ना। अरे जैसे ए 1 2 3 ऐसे करते जाओ। सो 20 डिवीजन मतलब 3 वोल्ट। सो एक डिवीजन मतलब क्या होगा, अब तो कर ही सकते हो, 3/20 विच इज नथिंग बट 0.15 वोल्ट है इसका लीस्ट काउंट, ठीक है। अब देखो रीडिंग क्या है। सो एक एक क्या है, 0.15 वोल्ट करते 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 जाओ। सो एक कितना होगा बोलो, ये 12 तक है। अरे ये वाला तो 12 में है। सो 12 इंटू 0.15 कर लो। समझ में नहीं आया, देखो देखो आप भी समझ में आ जाएगा, आप भी समझ में आ जाएगा। देखो बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो ए कितना बोला है, 1.5 बोल दिया है इसको, ठीक है। इसके बाद वाला और भी क्या होगा, 0.15 ऐड कर दो, 1.5 के साथ 0.15 तो आया था शायद, हाँ 0.15 ऐड कर दो, 0.15 ऐड कर दो तो क्या होता है बोलो बोलो बोलो, 1.65। सो ए रीडिंग क्या है, 1.65 वोल्ट। फिर इसका रीडिंग क्या होगा, और भी 0.15 ऐड कर दो। सो 550 कैरी 1 617 718 1.8। बोलो समझ में आया, क्यों लिखा मैंने 1.8 वोल्ट। सो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा आपका आंसर। आ गया आंसर, आ तो गया ही। सो आ जाओ 16 में, आंसर आ गया 15 का, आ जाओ 16 में। देखो कितना आसान सा सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये बता रहा हूं आपको, देखो जिधर करंट जाते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होते हैं, आपके थंब उस डायरेक्शन में रखो। सो बाकी जो उंगली जिस दिशा में रहते हैं वो क्या होते हैं, उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं। क्या होते हैं बोलो बोलो बोलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, कितना आसान सा है। The resultant magnetic field at point P situated midway between two parallel wires placed horizontally, each carrying a steady current I. So दोनों में ही करंट सेम टू सेम है। सो इसको बोलने से पहले एक चीज याद करो, एक चीज सोचो, सोचो आप सोचो, सपोज 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 एक टेबल है, ऐसा एक टेबल है, ठीक है। आपके एक फ्रेंड इधर है, टेबल को पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, एंड आप टेबल को पुश कर रहे हो, अच्छा ये सपोज आप हो टेबल को पुश कर रहे हो उल्टे डायरेक्शन में, एंड दोनों ही सेम फोर्स दे रहे हो, दोनों का फोर्स से सेम है। सो बोलो तो टेबल किस डायरेक्शन में हटेगा, कुछ भी नहीं, जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। इधर फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपके फ्रेंड इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है एंड यू आर गिविंग द फोर्स इन इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। ओके फाइन, इधर तक समझ में आ गया। सो देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, थंब इस डायरेक्शन में रखो। सो इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, ऐसे होगा। बोलो समझ में आया, ठीक है। इसमें अकॉर्डिंग टू दिस थंब इधर रखो, सो इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, ऐसे आएगा। सो देखो जो पी वाले पोर्शन है, इधर एक फैक्ट मतलब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रहा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रहा है, दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया ना। अरे जो ए बी लाइन है, देखो और एक बार मैं बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, जो ए बी लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगा, ऐसे बाहर से अंदर के दिशा में होगा। जो सी डी लाइन है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, अंदर से बाहर की दिशा में होगा। सो दोनों का देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, एंड सेम है। सो क्या होगा, टोटल रिजल्टेंट जीरो होगा, ऑप्शन सी होगा आपके आंसर, ठीक है। 16 भी हो गया, 16 भी हो गया, 17 में आ जाओ, आ जाओ 17 में। अच्छा क्वेश्चन क्या है, assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। Assertion: the color of aqueous solution of copper sulfate turns colorless when a piece of lead is added to it. ऐसा होता है, होता है, देखो होता है, हाँ। जैसे PbS एंड CuSO4 का तो ब्लू कलर होती है। सो क्या प्रोड्यूस होते हैं, PbSO4 एंड Cu, ठीक है। सो लेड सल्फेट एंड कॉपर प्रोड्यूस होते हैं। बोलो समझ में आया। तो भाई असर्शन तो बिल्कुल सही है। सो असर्शन सही है मतलब ऑप्शन ए बी सी से कुछ एक होगा ऑप्शन, ठीक है। सो आप रीजन को देख लेते हैं, चलो रीजन तुम्हें देख रहा हूं, ठीक है। सो लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हिंस डिस्प्लेस
डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम हिज सॉल्ट सॉल्यूशन, ए भी सत्य है। ठीक है, आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज आते हैं उसको याद करना पड़ेगा आपको। हाँ अच्छा, सो लेड ऑब्वियसली रिएक्टिव सीरीज में ऊपर में रहते हैं एंड वो आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस करते हैं। हाँ सो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा आपका आंसर। बोलो समझ में आया, दोनों ही सही है एंड इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलो चलो आप 18 पे 18 पे देखो क्या है। 18 पे बोला है जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, सो ये तो ट्रू है बिल्कुल। देखो ना, जो मेल से एंड फीमेल से, मेल के जो गैमेट है क्या होते हैं, एक कौन लिखा है, मैंने ही लिखा, उल्टा लिखा। अरे मेल का जो होगा एक्स वाई होगा एंड फीमेल का एक्स एक्स होगा। रुको 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 रुको, ए है फीमेल, ठीक है, एक है फीमेल एंड ए है मेल, ए है मेल, ठीक है। सो देखो देखो, ये पेरेंट्स है, सो फीमेल का क्या है, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है एंड मेल का एक एक्स एंड एक्स वाई, एक वाई है। ठीक है, बोले इतने तक समझ में आया। अच्छा आप देखो, सो फीमेल के मियोसिस में क्या होगा, दोनों एक्स एक्स अलग हो गया, मेल पे एक्स एंड वाई अलग हो गया। सो देखो एक्स के साथ एक्स होके क्या एक्स एक्स हुआ, दैट इज द गर्ल, एंड फिर एक्स के साथ वाई होके एक्स वाई हुआ, दैट इज नथिंग बट अ बॉय। बोलो समझ में आया। सो एजर्शन तो भाई बिल्कुल सही दिया है। अब रीजन देखते हैं, रीजन सही है कि नहीं। सो एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। ठीक है, सो देखो देखो गर्ल में, गर्ल का जो एक एक्स है फादर से आते हैं, दूसरे एक्स मदर से आते हैं। बट बॉय का जो एक्स एंड वाई है, तो जो एक्स है इसका ट्रेस किधर से है, इधर से है ना, ए वाला एक्स आ गया ना इधर, ए वाला एक्स आ गया ना इधर। ठीक है, सो ए वाला एक्स को फीमेल है, मदर है, सो रीजन सही है, सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। बोलो समझ में आया 18 वाला। सो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। चले आओ नेक्स्ट पे। हाँ सो 19, जिधर आप देख रहे हो पप्पा आ गया, मेरी जान। अच्छा सो असर्शन क्या है, देखो ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। सही है, देखो इधर जो एक्सेसिव ब्लड आया है प्रिवेंट तो हुआ है। ठीक है, सो दैट मीन्स ओ मतलब जो एक्सेसिव ब्लड को क्लॉटिंग हुआ है उसके लिए प्रिवेंट हुआ है। बोलो समझ में आया, तो असर्शन सही है आपका। ठीक है, रीजन क्या बोला है, देखो अब रीजन क्या बोला, ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट इन द ब्लड। बिल्कुल सही नहीं। ठीक है, ये किसके वजह से होता है, देखो लिखा है ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू प्लेटलेट्स। ठीक है, एंड प्रोटीन इन प्लाज्मा वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म अ क्लॉट। सो बी तो सही नहीं है, पर ए तो हो गया सही, सो दैट मीन्स ए भी होगा ऑप्शन सी। बोलो समझ में आया, एंड उसके लिए रणबीर बच गए थे क्योंकि उसके प्लेटलेट अच्छा खासा था। चले आओ नेक्स्ट पे 20। देखो आप 20 नंबर देखो कैसे होगा। 20 क्या है, ऐसा द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन इट। बिल्कुल सही है, ए भी सही है। अरे भाई ए भी सही है। अब जितना जितना टर्न इधर कर दो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। एक टर्न के लिए जितना होगा 10 टर्न के लिए उसके ज्यादा होगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी है, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्लास 12 में सीखोगे अगर साइंस रहे तो, फिजिक्स रहे तो। हाँ सो रीजन क्या है, द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न जस्ट एड अप। एग्जैक्टली एक एक टर्न में जो करंट जा रहा है सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा, सो एक के साथ दूसरा एड अप हो जाएगा। सो दोनों ही सेम टू सेम एंड करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन है आपका आंसर। चले अब नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन बी है, बी 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 सेक्शन बी। सो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 21 का ए वाला देखो क्या है, अ कंपाउंड एक्स व्हिच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। हाँ सो कौन है बोलो, कौन हार्ड होते हैं, दैट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिससे अगर किसी का हाथ टूट जाए सो ये बांध देते हैं ना, इट इज नथिंग बट अ कवरिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ बोल सकते हो, इसकी इस मूवी का है। अच्छा देखो अब देखो ये थ्री इडियट्स वाला है, अगर आप देखे हो, अगर नहीं देखो
एग्जाम के बाद ऑब्वियसली देख लेना, बहुत मतलब सीखने वाला मूवी है, ठीक है, इंस्पायरिंग मूवी है। अच्छा चलो अब आ जाओ इधर। सो आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। सो एक्स इज नथिंग बट प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, या उसका नाम जेनेरिक नेम भी लिख सकते हो, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, एंड विच इज नथिंग बट द फॉर्मूला इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। बोलो समझ में आया? बोलो बोलो। चले आओ 2 पे। स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कॉम्पोजिशन बिटवीन, ये भिंडी में मतलब भिंडी 12 रुपीज किलो, इधर तो यही हट गया। अच्छा सोडा है मतलब बेकिंग सोडा, ठीक है, एंड बेकिंग पाउडर। आपको बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के बीच में ये है बेकिंग, ठीक है। सो बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर के बीच में डिफरेंस निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2। सो इसका सॉल्यूशन क्या है देख लो। बेकिंग सोडा नाचो NaHCO3, ठीक है। सो NaHCO3 क्या है? बेकिंग सोडा, हाँ, जिसको आप बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड स्टूडेंट्स बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर अ मिक्सचर ऑफ NaHCO3, इधर आप बेकिंग सोडा भी बोल सकते हो, प्लस टार्टरिक एसिड और एनी माइल्ड एडिबल एसिड, दोनों को मिक्स कर दो, जो आते हैं दैट इज द बेकिंग पाउडर, ठीक है। चले आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मतलब 21 का और वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने भूल गया बताना स्टूडेंट, इसमें आपको लिखना है 30 to 50 वर्ड्स के बीच में, 30 to 50 वर्ड्स के बीच में, हाँ। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको मतलब 30 से ज्यादा ही करना है, 50 से कम ही करना है, ऐसा नहीं। कुछ कुछ सवाल ऐसा भी बनता है जो 30 से कम वर्ड में भी हो सकता है, जैसे ये वाला देखो ना, इधर आप क्या ही लिखोगे इससे ज्यादा, ठीक है। सो ऐसा कोई बात नहीं, आपको मेन चीज है टू द पॉइंट आंसर देना है, जो पूछा है उसका ही आंसर दो, ओके। एंड अगर हो सके मतलब कुछ इसमें तो मतलब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते इसमें ना, पर जो क्वेश्चन है जिधर 30 to 50 वर्ड्स पॉसिबल है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में, उसको वैसे आंसर दो, ठीक है। सो चलो बी वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बी देखो देखो देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। So write balanced chemical equation for the reaction that occurs when blue colored copper sulfate crystals are heated. So blue color copper sulfate heat कर दो, so इधर decomposition reaction होते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन में डिवाइड होते हैं। Then the next one, next. Sodium hydrogen carbonate is heated during cooking. So NaHCO3, अगर इससे इधर इसको हीट दे दो, क्या आते हैं? Na2CO3, Na2CO3, सॉरी H2O, एंड उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जेनरेट होते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब बोलो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जेनरेट मतलब जो जेनरेट होते हैं, इससे क्या फायदा है? बोलो, देखिए बोलो, कमेंट में बोलो मुझे, ठीक है। आ जाओ 22 का। 22 क्या है देखो ध्यान से। राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स इन ह्यूमन बॉडी, मेंशन द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू इट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो राइट द रोल ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या करते हैं? आपके बॉडी के जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको डिक्रीज करते हैं। कैसे? जैसे मान लो इनकी इंसुलिन एक की है, इंसुलिन एक की है, एक चाबी है, एक चाबी है, ठीक है। कैसा चाबी? जो जो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर वो मतलब सेल के अंदर ले जा सकते हैं, ऐसा चाबी इंसुलिन के पास है। बोलो इतने तक समझ में आया? तो इंसुलिन क्या है? एक चाबी है। एक क्या है? इंसुलिन एक चाबी है। एंड इस चाबी के काम क्या है? जो ब्लड के ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर लाना। बोलो इतने तक समझ में आया? ठीक है। सो इसका काम क्या है? लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। एंड डिजीज क्या होता है? डायबिटीज, डायबिटीज होते हैं। क्लियर? वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है इसके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ रिलीज इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटेड, ठीक है। सो द राइज इन शुगर लेवल इन ब्लड प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। शुगर लेवल ज्यादा हो जाए, मिठाई खा लो तो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। एज द ब्लड शुगर लेवल्स फॉल सिक्रेशन इज रेड्यूस। सो जब घट जाते हैं, जब उसके लेवल पे आ जाते हैं प्रॉपर, तो तब उतना इंसुलिन सिक्रेट नहीं होते हैं, ठीक है। सो देखो जिसका जिन जिनका डायबिटीज है,
सो उसका पैनक्रियास सही से काम नहीं करता, क्योंकि पैनक्रियास से इंसुलिन सीक्रेट होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो लाइक क्या आपके पैनक्रियास स्लो है, मतलब सही से इंसुलिन नहीं जनरेट कर सकते। बोलो इतने तक समझ में आया। पर ऐसा मजाक बिल्कुल मत करना, ठीक है, क्योंकि जिसको रहते हैं डायबिटीज बहुत बुरा है। हाँ, सिर्फ आपको याद दिलवाने के लिए मैं बोल रहा हूं, क्या आपके पैनक्रियास स्लो है। चले आओ नेक्स्ट पे, क्योंकि पैनक्रियास से इंसुलिन सीक्रेट होते हैं। चले आओ 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखो क्या बोला है, नेम द टाइप ऑफ ब्लड ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ट्रांसपोर्टेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंशनिंग पाथ that is from one organ which place to another organ which place। first of all वेना केवा। देखो वेना केवा, वेना से ही क्या पता चलते हैं, वेन पता चलते हैं, बहुत सारे वेन जोड़ के जो होते हैं, दैट इज द वेना केवा, मतलब जो सबसे बड़ा वेन है हार्ट में आते हैं डायरेक्टली। बोले इतने तक समझ में आया। अब स्टूडेंट्स वेन क्या है, जो 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 डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड। सो देखो ए वाला क्या है आपके सुपर वेना केवा, यानी ए वाला क्या है इंफीरियर वेना केवा। सुपर वेना केवा मतलब जो बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन से ब्लड को हार्ट में लेते हैं, और इंफीरियर वेना केवा मतलब नीचे वाले पोर्शन से ब्लड को हार्ट में लेते हैं। अब वेन क्या करते हैं बोलो, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से हार्ट में वापस लाते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, यह है वेना केवा। अब पाल्मोनरी आर्टरी, स्टूडेंट्स मैंने बोला वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेते हैं, तो आर्टरी क्या लेंगे, ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर एक चीज याद रखो, जिधर रहेगा पाल्मोनरी उसका उल्टा होगा। सो आर्टरी क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पाल्मोनरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जिधर अगर मैं बोलूं वेन क्या कैरी करते हैं, बोलो बोलो जल्दी बोलो, वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अगर मैं लिखूं पाल्मोनरी वेन दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ गया, वेरी गुड। सो आपका तो 80% पक्का है। देखो ध्यान से देखो नेक्स्ट और वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक फ्लो चार्ट शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सेल टू प्रोवाइड एनर्जी। ग्लूकोज तो आपको पता ही है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, वो पाइरोवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, थोड़ा बहुत एनर्जी भी रिलीज होते हैं। सो फर्स्ट पूछा इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। सो लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल में होते हैं लैक्टिक एसिड, दही, दही जमा होते हैं मसल पे, पर ये दही एंड दही वाला दही कार्ड दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होते हैं, ठीक है। जैसे देखो ना मसल में क्रैम्प आ जाते हैं ना, दर्द होने लग, अगर बहुत बहुत एक्सरसाइज या ऐसा कुछ करो, हाई इंटेंस का कुछ काम कर लो, सो मसल दुखने लगते हैं, क्योंकि उधर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। हाँ, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट 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 प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, जो हम लोग हमेशा करते हैं, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, ठीक है। अब वो किधर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होते हैं, वाटर भी, एंड उसके साथ साथ एनर्जी, जिसके लिए आप वो सब काम कर सकते हो, इसको सुन भी सकते हो उसी एनर्जी के वजह से। मेरा वॉइस आपके दिशा में आ रहा है, आप सुन सकते हो इसको, ठीक है। बोलो समझ में आया, थोड़ा मुस्कुरा भी लो। हाँ, अब जो अभी ये मुस्कुरा रहे हो, ये भी उसी एनर्जी के वजह से ही। बोलो समझ में आया, कैसा तस्वीर बन गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, नंबर 24 पे। हाँ देखो 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 24 क्या बोला क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड। सो नेफ्रॉन्स किधर आते हैं, किडनी पे आते हैं। राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। सो देखो इधर आप दो काम कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर, राइट द स्ट्रक्चर बोला है, सो स्ट्रक्चर को लिख सकते हो, एक ही मार्क्स बोला है तो अकॉर्डिंग टू दैट लिख लेना, और एल्स यू कैन ड्रॉ अ डायग्राम एज वेल। सो दोनों ही चलेगा, कुछ भी एक कर दो, ठीक है। पर मुझे लगता है कि 1 मार्क्स के लिए सिर्फ लिख दो, हो जाएगा। हाँ बोलो समझ में आया। जैसे देखो ना क्या लिखा है, देखो देखो देखो, अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज ग्लोमेरुलस, ठीक है, ए वाला पोर्शन, ए वाला पोर्शन, ठीक है, ग्लोमेरुलस एसोसिएटेड विथ कप शेप्ड एंड एंड अ ट्यूब कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। दिस फर्दर एक्सटेंड इनटू अ ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है, which ends in collective ducts। so जो collective ducts में एंड होते हैं। बोलो इतने तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो बोलो, समझ में आया। एंड इधर आप देख भी सकते हो जो डायग्राम है, एक बार देख लो, ये वाला है आपके डायग्राम, ठीक है। क्लियर के बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड।
अच्छा, एंड इसका फंक्शन तो आप लिख ही सकते हो, फंक्शन भी पूछा। फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजेनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड टू फॉर्म यूरिन, इसको लिख सकते हो। ठीक है, देखो टोटल इसके लिए सिर्फ हाफ मार्क्स है, टोटल 2 मार्क्स के क्वेश्चन। पहले किडनी लिख दो, हाफ मार्क्स मिल गया। स्ट्रक्चर के लिए 1 मार्क्स है एंड फंक्शन के लिए हाफ मार्क्स, कोई भी एक पॉइंट उठा लो और लिख दो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजुअल मटेरियल्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट। ठीक है, या ऑस्मो रेगुलेशन, कुछ भी एक लिख दो हो जाएगा। पर एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मतलब किडनी वाला सवाल पे मैंने आईफोन का तस्वीर क्यों दिया, ये क्यों दिया, हाँ कौन जाने। अच्छा चले आओ नेक्स्ट पे 25 पे। हाँ, एंड अगर आपको पता हो क्यों आईफोन है, यू कैन जस्ट डू लेट मी नो, कमेंट में लिख सकते हो कि किडनी सवाल पे आईफोन। चले आओ 25। सो 25 बोल रहा है अ नैरो बीम एक्स वाई ऑफ व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एबीसी शोन इन द डायग्राम। सो इधर से एक सादा एक व्हाइट लाइट आ रहा है, ठीक है, एक प्रिज्म से, एंड वो सातों अलग अलग कलर में डिवाइड होगा। एंड आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, ये विपजियर है। ठीक है, फिजिक्स में सातों अलग अलग कलर में डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा क्या लिखा है, ट्रेस इट ऑन योर आंसर। सो आपको ऐसे आंसर लिखना है, आपको ऐसे आंसर लिखना है। हाँ, एंड शो द पाथ ऑफ द इमर्जेंट बीम एज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन पी क्यू। सो पी क्यू में कैसा बीम देख सकते हो। सो ए रहा क्वेश्चन एंड ए रहा आपका आंसर। बोलो समझ में आया? विपजी उसको उल्टा कर दो, बस उल्टा विपजी बैठा दो, यानी इसके लिए आपको मिलेगा 1 मार्क्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसके साथ क्या है, नेम द फेनोमेनन ऑब्जर्व एंड स्टेट इट्स कॉज। सो एक कौन सा फेनोमेनन है आपको पता है ना, दैट इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बहुत आसान है। सो 1 2 हो गया। थर्ड वाला कॉस, कॉस कॉस किसके वजह से हो रहा है। सो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। डब्ल्यूआरटी मींस विथ रिस्पेक्ट टू। देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना, जैसे जैसे रेड लाइट के जो बेंडिंग है बहुत कम है, एंड बहुत ज्यादा बेन कौन करते हैं, दैट इज द वायोलेट वन। बोलो समझ में आया? या आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स। सो वेवलेंथ डिफरेंट है, उसका स्पीड भी डिफरेंट होगा। ठीक है, सो उसका बेंडिंग भी डिफरेंट होगा, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड। बोलो इतने तक समझ में आया? ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाओ इसका और वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, इट इज ऑब्जर्व दैट द पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिमिनिश विथ एज। हाँ वो तो होती है ना। अच्छा, सो ऑप्शन फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोले, नॉट द ऑप्शन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोले, गिव रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट। सो क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, जैसे बाबूराव को भी देखो। हाँ, सो क्यों होते हैं, इट इज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकेनिंग ऑफ द सिलियरी मसल। वीक होते हैं, जितना एज होते हैं सिलियरी मसल उतना ही वीक होते हैं। एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंसेज। सिलियरी मसल क्या करते हैं, हाँ बोलो ना, जो मतलब शेप देते हैं ना, फोकस में एडजस्ट में हेल्प करते हैं। सो वही नहीं हो पाएगा। बोलो समझ में आया फर्स्ट वाला आंसर? ठीक है, सेकेंड देखो, सेकेंड 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 नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू अराइज इन द आईज इन सच अ कंडीशन। ठीक है, सो क्या होते हैं, आप बोल सकते हो प्रेस बायोपिया या प्रेस बायोपिया प्लस मायोपिया। बोलो समझ में आया इतने तक? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो थर्ड वाला, थर्ड 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 ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड फॉर रिस्टोरिंग द विजन ऑफ सच एन आई। सो क्या करना चाहिए, जैसे देखो ना, ऐसे ऐसे रहते हैं ना ग्लासेस, ऐसे रहते हैं ना, देखो ना ऐसे रहते हैं ना, नीच वाले पोर्शन जो है वो क्या होते हैं, प्लस पावर होते हैं, ऊपर वाले पोर्शन माइनस पावर होते हैं। मतलब नीच वाले पोर्शन क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, नियर विजन के लिए प्लस वाला पावर। ऊपर वाले अपर वाले पोर्शन क्या है, कॉन्केव लेंस है। ठीक है, फॉर डिस्टेंस विजन माइनस वाला पावर। ठीक है, सो इतना आपको समझ में आ गया तो बोलो, तो बोलने की कोशिश करो। बाबूराव के जो चश्मा है, ठीक है, उसका पावर क्या है, ये किस टाइप के लेंस है, बोलो कमेंट में बोलो, क्या बोलो, डिस्क्रिप्शन में बोलो, कमेंट में बोलो मुझे जल्दी से। एंड जल्दी से चले आओ 26 पे। हाँ देखो 26 वाला क्वेश्चन क्या बोला, बायो मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्वेश्चन बन ही सकता है। सो 26 क्या है देख लो, हाउ डू हार्मफुल केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन।
सो कैसे 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 जो केमिकल्स है एक्यूमुलेट हो रहा है, देखो एक सिंपल चीज देखो। सपोज 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 आप कोई कल्टीवेशन एरिया में, ठीक है, तो जो कल्टीवेट कर रहा है वो फर्टिलाइजर दे रहा है, पेस्टिसाइड दे रहा है, पेड़ पौधा क्या कर रहा है, उसको उसके मतलब मिट्टी से क्या लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, एंड उसके साथ साथ पेस्टिसाइड को भी ले रहा है। उसको कंज्यूम कौन कर रहा है, हम लोग। बोलो समझ में आया? अच्छा, सो देखो ये है बायोमैग्निफिकेशन। अब देखो आप देखो आप देखो क्या है, द केमिकल स्प्रेड ऑन क्रॉप्स आर वॉश डाउन इनटू द सॉइल, या ये भी हो सकता है वॉश डाउन होकर पानी में चला गया। पानी में जो फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन उसको खा लिया, जू प्लैंक्टन को छोटे मछली ने खाया, छोटे मछली को बड़े मछली ने खाया, बड़े मछली को इंसान ने खाया, आ गया इंसान के अंदर, ठीक है। अब ये भी देख लो थोड़ा, from the soil these are absorbed by plants along with water and minerals। सपोज इस वाले प्लांट एक खा लिया, ठीक है, मतलब इसमें जो पेस्टिसाइड्स दिए हो, इसमें जो आप बोलो ना क्या दिए हो, और क्या क्या दिए हो, मिनरल्स दिए हो, वाटर दिए हो, वाटर मिनरल के साथ साथ पेस्टिसाइड भी ले लिया। बोलो समझ में आया? फिर क्या है, फिर क्या है, प्लांट्स आर ईटेन बाय एनिमल्स। सो ये जो इंसान है इस प्लांट को खा लिए, ठीक है। So this way that they enter in the food chain, as these chemicals are not degradable, these get accumulated progressively at each successive trophic level। This phenomenon is called biomagnification। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया? तो आ जाओ सेक्शन, कैन यू सी इट, सी पे। एंड सेक्शन सी का क्वेश्चन आपको 50 to 80 वर्ड्स लिखना है, पर कोई सारे देखोगे नहीं लिख सकते हो तो उसको उसके अंदर ही रख दो, ठीक है। अच्छा 27 फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। सॉरी, क्वेश्चन ए, आइडेंटिफाई द रेड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रेड्यूसिंग एजेंट क्या है, देखो एजेंट का काम क्या है, जो काम उसे दिया है उसको करना, ठीक है। रेड्यूसिंग एजेंट मतलब एक खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेंगे, इसके लिए इसका नाम है रेड्यूसिंग एजेंट। मतलब खुद नहीं होगा, दूसरे को रिड्यूस करेंगे। सो आपको स्टेप ढूंढना है किधर किधर रिडक्शन हो रहा है, दोज आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। जैसे देखिए ना, फर्स्ट वाला, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 4NH3 5O2। अब देखो आपको क्या ढूंढना है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब, सॉरी आप ऑक्सीडेशन ढूंढ लो, आप सिर्फ ऑक्सीडेशन ढूंढ लो, ठीक है। सो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, आप बोलोगे सर NH3 ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि इधर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन चला गया, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन चला गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। सो दैट मीन्स कौन है एजेंट, कौन ऑक्सीडेशन के काम करवा रहा है, बोलो। दैट, सॉरी एक सेकंड, सो दैट इज द NH3। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। सो फर्स्ट में क्या हो गया, NH3। सो दूसरे में बोलो, देखो आपको तो पता ही है, ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाए दैट इज ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन अगर चले जाए दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ए सिर्फ ढूंढ लो। सो सेकेंड में देखो H2O एंड F2। बोलो इतने तक समझ में आया? ठीक है। आप देखो H2O से H निकल गया, H निकल गया, HF हो गया, सो हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या होते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। सो इधर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, H2O। थर्ड वाले देखो Fe2O3CO। बोलो इतने तक समझ में आया? आप देखो इधर तो एक ऑक्सीजन था, CO एक ऑक्सीजन था, इधर दो ऑक्सीजन हो गया। दैट मीन्स ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हो रहा है, कार्बन मोनोक्साइड के साथ। अरे ए वाला 3 को छोड़ दे, तो बैलेंसिंग के लिए बैठ दिया है ना, ए वाला 3 का भी छोड़ दो। इधर एक ऑक्सीजन था, इधर 2 हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? आप बोलोगे सर इतना इतना बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हो आप, ये ऑक्सीडेशन है। अब ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। सो ए है वो एजेंट, ढूंढ लिया एजेंट को। सो इधर क्या है, कार्बन मोनोक्साइड है। लास्ट वन ऑप्शन 4, H2 प्लस O2, ठीक है। सो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब ऑक्सीडेशन। सो हाइड्रोजन है रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो समझ में आ गया? कितना जल्दी आप लोग समझ जाते हो, वेरी गुड। सो देख लो बी वाला, डिफाइन अ रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन।
रिडक्स रिएक्शन मतलब जिधर दोनों एक साथ होते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं, उसको बोलते हैं रिडक्शन। एंड आपको किससे बोलना है? गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन से, ठीक है। सो अ रिएक्शन इन व्हिच द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ हो रहा है, दैट इज नोन अ रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो समझ में आया? आ ही गया हो तो आ जाओ आप 28 वाले सवाल पे। सवाल 28 क्या है देखो, suggest one remedial measure each to counteract the change in pH in human beings in the following cases, ठीक है। सो फर्स्ट वन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक ड्यूरिंग इंडाइजेशन। अगर बहुत, अरे देखो ना, इंडाइजेशन हो गया, हाँ, तो क्या लेते हैं? इनो लेते हैं। इनो क्या है? एक एंटासिड है, तो क्या लेना होगा आपको? एंटासिड लेना होगा। सेकेंड देखो ना, एसिडिटी है, एसिड है, जब बोलते हैं ना एसिडिटी हो गया, इंडाइजेशन से क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। सो एसिड मतलब क्या? उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है बेस, उसके लिए बेस खा लो। सेकेंड वाला देखो, स्टंग बाय हानी बी और नेटल लीव्स। सो दोनों ही एसिडिक होते हैं। सो दोनों से छुटकारा पाने के लिए क्या? बेकिंग सोडा दो, माइल्ड बेस दो, या डॉग प्लांट दो, तो वो सही हो जाएगा। बोलो समझ में आया? तो अभी इसको अगर एक बी ने काट दिया तो क्या देंगे इधर? बोलो, ठीक है। अच्छा, बी वाले देखो, फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6। स्टूडेंट, पीएच 6 मतलब क्या? एसिडिक या बेसिक? 7 से कम है, बेसिक। When it changes into curd, will its pH increase or decrease? कर्ड कितना क्या होता है? और भी सावर होते हैं, राइट? सो दैट मीन्स ये मोर एसिडिक होगा। पर कभी बंगाल में आओ, इधर एक कार्ड मिलते हैं जिसको बोलते हैं दही, मिष्टी दही। ये बिल्कुल सावर नहीं होते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। सो कभी भी बंगाल पे आओ और खा जाओ इसको, ठीक है? किसको? मिष्टी दही को, या बोलते हैं मिष्टी दही। चले आओ नेक्स्ट 29 पे। अच्छा, सो 29 वाला क्या बोला देखो, 29 का ए क्या है? स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन अ सेलुलर रेस्पिरेशन। सो एटीपी का रोल क्या होता है? देख लो, क्या मैं बोलूं और? एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर प्रोसेस, एनर्जी देते हैं एटीपी। एडीपी से, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एटीपी तैयार होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी ब्रेक्स डाउन टू गिव अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन डिराइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिधर से हीट प्रोड्यूस होता है। देखो आपके शरीर में एक कांस्टेंट हीट जनरेट हो रहा है, इट इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपीज। एटीपी ब्रेकडाउन होते हैं, एनर्जी रिलीज होते हैं। आप कोई भी बात कर, किसी के साथ बात कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रीजन क्या है? एटीपी ब्रेकडाउन हो रहा है, एनर्जी जनरेट हो रहा है, ठीक है? समझ में आया? वेरी गुड, वन वाला हो गया। सेकेंड, अब सेकेंड क्या बोला? सेकेंड वाला, व्हाट एंश्योर सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, ठीक है? सो स्टोमाटा एंड सरफेस ऑफ लीव, स्टेम्स एंड रूट्स, इससे क्या होते हैं? गैसेस एक्सचेंज होते हैं। स्टोमाटा तो आपको पता ही है ना। अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, ये तो कर रहा, हाँ अभी कर रहा है। देखो देखो देखो, ये तो आपको स्टोमाटा पता ही है। अब इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? या ऐसे डायग्राम पूछ कर बोल सकते हैं, मार्क करो, आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? थर्ड वाला क्या है बोलो? स्टेट द कंडीशंस ऑन व्हिच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन। सो एक होते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन, कितना मौजूद है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है? सो एक एनसीईआरटी पोर्शन से मैं एक छापा हुआ पोर्शन दिया हुआ, अगर समझ में कम आया हो इसको एक बार गो थ्रू कर लो, समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई चीज नहीं है। हाँ, चले आओ नेक्स्ट पे, इसका ही और का क्वेश्चन, हाँ। सो और का क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला क्या है? व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में कैसे रहते हैं? स्टार्च। अरे जो आलू वगैरह में, आलू में होते हैं ना, पोटैटो स्टार्च, ठीक है? एंड एनिमल में ग्लाइकोजन किधर रहते हैं? लीवर के ऊपर रह सकता है, या आपके बाबू के जो मसल है, ठीक है, उधर भी रहते हैं, मसल के अंदर ग्लाइकोजन, जो क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? ये सॉरी, एनर्जी प्रोवाइड बोलना गलत है, एनर्जी रिजर्व करते हैं, ठीक है? जब भी जरूरत हो उधर से एनर्जी जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ 2, 1 के बाद आते हैं 2।
हाउ डेजर्ट प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन देयर स्टोमाटा रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग ऑल द डे। इससे आसान सवाल तो कुछ नहीं बनता। सो डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड इन नाइट एंड क्योंकि दिन में अगर स्टोमाटा खोला होगा मतलब स्टोमाटा ओपन रहे सो क्या होगा, उधर बहुत गर्मी है सो और भी पानी चला जाएगा, उधर तो पानी का शॉर्टेज है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर है डिजर्ट में, राइट। सो स्टोमाटा क्लोज रहते हैं डे में, समझ में आया। तो क्या करते हैं, डिजर्ट प्लांट्स टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट कंपाउंड व्हिच इज एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। बोलो समझ में आया। एनर्जी देखो सनलाइट तो डे में ही मिलेगा, उसको ट्रैप कर लिया क्लोरोफिल ने, ठीक है, एंड रात में क्या लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिए। बोलो समझ में आया, और बना दिए उसका खाना। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, अच्छा पहले बोलो बेटा एक कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है। सर एक कॉन्वेक्स है। स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स में हमेशा ही जो इमेज होते हैं, ठीक है, सो वो हमेशा ही इससे छोटा होते हैं। बोलो समझ में आए इतने तक, यस और नॉट, मतलब डिमिनिश्ड होते हैं कॉन्वेक्स में। अब देखो ना रास्ता घाट एक्सटेंडर में कॉन्वेक्स मिरर रहते हैं। अरे छोड़ दो स्कूटी या जो मिरर व्यू ग्लासेस है उधर भी कॉन्वेक्स लेंस रहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा इमेज क्या होगा, बोलो इससे डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा एंड वर्चुअल होगा, मतलब रियल इमेज नहीं होगा, वर्चुअल होगा। बोलो समझ में आया। सो फर्स्ट वाला देखो तस्वीर देखो, अब तो ड्रॉ कर ही सकते हो, राइट। देखो एक जो लाइट ऐसे कैसे गया, देखो स्टूडेंट्स पता है ना, एक सीसी याद कर लो। सीसी मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा उधर से वापस आएगा, सीसी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो देखो एक लाइट अगर ऐसे जाए कि अगर मिरर के उस साइड जा पाते तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ही जाते, सो उससे ही वापस होगा। बोलो समझ में आया। स्टूडेंट एरो देना मस्ट, अगर एरो नहीं दोगे तो नंबर डिडक्ट होगा ही होगा, एरो दो ऑब्वियसली। हाँ, सो देखो ये ऑब्जेक्ट है, एक लाइट ऐसे गया, जो उधर जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाएगा, सो उधर से ही वापस आ रहा है। दूसरा याद रखो पीएफ, मतलब जो पैरेलल होगा वो फोकस में जाएगा एंड वाइस वर्सा, जो फोकस से आएगा पैरेलल होगा। सो देखो ए पैरेलल जा रहा है, किसके पैरेलल, विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो देखो ए पैरेलल जा रहा है, सो इधर जाएगा तो किधर जाएगा, फोकस, मतलब ऐसे लगेगा, लाइट ऐसे आ रहा है। सो देखो अभी दो लाइट किधर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी वाले पोर्शन में इंटरसेक्ट कर रहा है, तस्वीर इधर बनेगा, ठीक है, एक इमेज इधर तैयार होगा एंड दैट मस्ट बी वर्चुअल। सो नेचर क्या है, देखो मैंने मान लिया आपको डायग्राम नहीं आते, पर आपको तो दिमाग है, आपको तो मतलब बहुत इंटेलिजेंट हो आप, ठीक है। सो आपको पता ही है कॉन्वेक्स मिरर मतलब वो वर्चुअल इमेज ही क्रिएट करेंगे, और वर्चुअल मतलब इरेक्ट होगा, ठीक है, मतलब इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट होगा, लेफ्ट राइट चेंज होगा। एंड पोजीशन बिहाइंड द मिरर हमेशा तो अब तो इतना सा तो लिख ही सकते हो, आप तो इतना सा वर्चुअल एंड बिहाइंड द मिरर तो लिख ही सकते हो, बिटवीन पी एंड एफ। देखो इधर पोल है, इधर फोकस है, इसके बीच में हो रहा है, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। चले आओ नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 31। सो देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल दिया है, डेंजर सिग्नल्स आर इंस्टॉल्ड एट एयरपोर्ट एंड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग आर ऑफ रेड कलर। देखो ना, कोई एम्बुलेंस हो, कुछ भी हो, कुछ भी डेंजर कलर हो, वो रेड कलर में होते हैं। क्यू की रेड कलर लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक, ठीक है, स्कैटर उतना नहीं होते हैं। तो बोलो सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होते हैं, जिसका वेव, अच्छा सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होते हैं, वायोलेट वाला। वेवलेंथ वाला में मैं मतलब वेवलेंथ से नहीं बोल रहा हूं, अभी ये समझ लो सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होते हैं, वायोलेट वाला। बोलो समझ में आया। एंड रेड का स्कैटर सबसे कम होते हैं, ठीक है, इसके लिए रेड जो बेंड होते हैं वो भी कम होते हैं, प्रिज्म में देख लिया हम लोग, ठीक है। अच्छा अभी देखो तो फॉग एंड स्मोक कैन बी इजीली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, अब देख सकते हो। दूसरा क्या है, रेड कलर हैज हाई वेव, अच्छा दे दिया है हाई वेवलेंथ, दस लेस स्कैटरिंग इज लेस। देखो वेवलेंथ एंड स्कैटरिंग में क्या रिलेशन है,
वेवलेंथ एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट में इनवर्स रिलेशन है, वो भी उसके टू दी पावर 4, स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वेवलेंथ टू दी पावर 4। बोलो ठीक है, इसको अभी छोड़ दो, अभी ये समझ लो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है। क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इतने तक सोच लो। बोलो समझ में आया? ठीक है। सो वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका बेंडिंग कम होगा, उसका स्कैटरिंग भी कम होगा। बोलो समझ में आया? क्लियर? सो रेड कलर के ज्यादा वेवलेंथ है, इसका बेंडिंग भी कम है, इसका स्कैटरिंग भी कम है। क्लियर? अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट पे, बी पे। द स्काई अपियर्स डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स। सो डार्क क्यों होते हैं? स्काई क्या रेसिस्ट है? अच्छा देखो, सो देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू लैक ऑफ एटमोस्फियर। अरे एटमोस्फियर ही नहीं है, ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे देखो देखो दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे। ये जो स्काई है ये ब्लैक है, बिल्कुल डार्क स्काई है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सी वाला देखो, सी सी सी। सो सी में क्या है? सी में है पार्ट, अच्छा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा मैंने। द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कोलोइडियल सॉल्यूशन इज विजिबल। ठीक है। किधर क्या बोला? द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कोलोइडियल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स कोलोइडियल सॉल्यूशन क्या है? पहले देखो प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है बोलो। एक गिलास पानी में आप नमक मिला दिए, दैट इज द प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है। एंड उधर लाइट के स्कैटरिंग नहीं होगा। देखो देखो देखो, जैसे एक लेजर लाइट है ना, ऐसे एक लेजर लाइट दो आप, ऐसे लेजर लाइट के पाथ विजिबल होगा। सपोज इस पानी में, ध्यान से जो बोल रहे हो ध्यान से सुनो, इस पानी में, एक गिलास पानी में आप नमक मिलाओ, आप नींबू मिलाओ, आप सॉल्ट दो, सॉल्ट नमक तो सेम ही हो गया, आप शुगर दो, ठीक है, मिला दो, और ऐसे एक लाइट, ऐसे एक सपोज एक लेजर लाइट भेजो, एक लेजर लाइट भेजो, इधर क्या भेजो? बोलो बोलो बोलो, एक लेजर लाइट भेजो, पर आप इसके पाथ नहीं देख सकते हैं। पर कोलोइडियल सॉल्यूशन मतलब जैसे सोच लो मिल्क, अब मिल्क में लेजर लाइट भेजो, ऐसे उसका पाथ देख सकते हो। क्यों देख सकते हो? क्योंकि कोलोइड में जो पार्टिकल है, देखो 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 देखो, जो ट्रू सॉल्यूशन है उधर जो पार्टिकल है बिल्कुल छोटे 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 होते हैं, एंड जो लाइट को स्कैटर भी नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। आप देखो इसका पार्टिकल, सपोज मिल्क का पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा होते हैं, सो लाइट को स्कैटर करते हैं चारों दिशा में, सो उसके लिए पाथ विजिबल है। इतना सही, और कुछ नहीं। सो क्या है? पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड आर बिग एनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। इसको स्कैटर कर सकते इजीली। बोलो समझ में आया? ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है। अच्छा देखो 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 32 क्या बोला है, ध्यान से देखो। सो स्टेट द रूल यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो वो कैसे आते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दो काम आप कर सकते हो, ए पूरा लिख सकते हो आप, या ऐसा तस्वीर ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी एक करो, दोनों से ही काम बनेगा। ठीक है। तो मेरा मानना है कि लिखना ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि मैं खुद उतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकता, पर आप लोग अगर अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो टाइम के अंदर, तो ये करके आओ, ऐसे ड्रॉ करके, जैसे मतलब अच्छे से समझ में आना चाहिए, हाँ वैसे ही ड्रॉ करना है। सो देखो क्या लिखा है, स्ट्रेच योर फोर फिंगर। अच्छा पहले ना मैं इस डायग्राम से आपको बोल दे रहा हूं, ठीक है। देखो इस तीनों उंगली में से ए वाला क्या इंडिकेट करेगा आपको? मिडिल वाला जो उंगली है, इट इंडिकेट्स द करंट। बोलो इतने तक समझ में आया? ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, ए वाला इंडेक्स फिंगर होगा मैग्नेटिक फील्ड। बोलो देखो देखो वही लिखा है, स्ट्रेच फोर फिंगर, द सेंट्रल फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड in mutually perpendicular direction if the forefinger shows the direction of the magnetic field। जो फोर फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, एंड द सेंट्रल फिंगर दैट ऑफ द करंट। सो एक करंट में एक करंट शो कर रहा है। ठीक है। सो ए वाला थंब जो होगा वो फोर्स, देखो ना आप थंब से क्या करते हो? फोर्स देते हो ना। कैसे? कोई भी रील स्क्रॉल डाउन करते हो फोर्सफुली, किसके वजह से? आपके थंब के वजह से, थंब के वजह से ही आप फोर्स दे रहे हो। समझ में आया? अरे देखो ना मेरे पेज को,
ये जो YouTube अकाउंट है इसको आप सब्सक्राइब कर रहे हो, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हो, लाइक बटन को कर रहे हो, शेयर दबा रहे हो, किसके वजह से? फोर्स के वजह से, वो भी थंब से। तो थंब क्या रिलेट करते हैं? फोर्स। बोलो समझ में आया? क्लियर इतने तक? ठीक है, वेरी गुड। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ो। हाँ अच्छा, आ जाओ आप सेकेंड पे। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या था? So given below are the three diagrams showing entry of an electron in a magnetic field. Identify the case in which the force will be maximum, minimum respectively. So किधर maximum होगा, किधर minimum होगा? देखो स्टूडेंट्स, इधर इधर एक ना आते हैं क्यूबीबी साइन थीटा बोल के एक फॉर्मूला आते हैं। क्या फॉर्मूला आते हैं? अच्छा वो सब छोड़ो, स्टेप देखो, साइन थीटा बोल के एक फॉर्मूला आते हैं। तुम देखो ना, इस दो उंगली के बीच में क्या एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू सबसे ज्यादा है। सो सबसे ज्यादा फोर्स कब होगा? जब परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, परपेंडिकुलर है, सो इसमें फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। अब बोलो साइन थीटा के 0 से 90 डिग्री तक तो पता है, सबसे कम वैल्यू किधर है? 0 डिग्री में है, क्योंकि आपको पता है ना साइन 0 डिग्री मतलब 0। अरे आप बोल सकते हो सर साइन किधर से आ गया? अरे एक फॉर्मूला है, क्लास 12 में सीखेंगे, ठीक है, फोर्स निकलने वाला एक फॉर्मूला है, वो अभी छोड़ दो। अब उस फॉर्मूला में एक साइन थीटा बोल के टर्म काम में आते हैं। साइन थीटा तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। सो मैंने क्या बोला? साइन 90 डिग्री का वैल्यू सबसे ज्यादा साइन 90 डिग्री होते हैं, एंड सबसे कम क्या होते हैं? साइन 0 डिग्री, विच इज नथिंग बट 0। सो देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। बोलो समझ में आया? सो इधर फोर्स बिल्कुल नहीं होगा, या आप ऐसे उंगली से याद रखो, 90 डिग्री है तो फोर्स सबसे ज्यादा है, 0 डिग्री है कुछ फोर्स नहीं है। तो फिगर 1 में सबसे ज्यादा फोर्स है, फिगर 3 में कुछ भी फोर्स नहीं है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, आसान है। बोलो समझ में आया? अब ये तो याद ही रहेगा फोर्स कैसे आएगा, आप किस उंगली से फोर्स दे रहे हो, ठीक है। करंट कैसे याद आएगा? खुद सोचो। अरे मैं क्या बोलूं, ठीक है, अगर कोई इस आपको शो कर दे, अब खुद सोचो, मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। आपको अगर कोई ए वाला उंगली शो कर दे तो आपके अंदर एक करंट फ्लो होते हैं ना, सो करंट का उंगली पता चल गया, फोर्स का उंगली पता चल गया, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का उंगली। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। चले आओ नेक्स्ट पे, बी पे। बी अब बी क्या है? ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अ करंट कैरिंग सोलेनोइड एंड अ बार मैग्नेट। सो ये तो आपको पता ही है, करंट कैरिंग सोलेनोइड एंड बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट ऐसे होता है नॉर्थ टू साउथ, बाहर में क्या होता है? साउथ से नॉर्थ तक जाते हैं और अंदर में नॉर्थ से साउथ तक जाते हैं, अंदर में साउथ से नॉर्थ तक आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पता है। अब सोलिनॉइड क्या है? ये तो आपको पता ही है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगा? आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा? बोलो 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 बोलो। जैसे ही घूम रहा है, राइट, आपके उंगली को रखो, सो क्या आपके मतलब थंब को इस डायरेक्शन में रखो, सो बाकी सब उंगली ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है ना, ठीक है, पता चल गया। एंड सोलिनॉइड ऑब्वियसली एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। देखो देखो देखो, जो बार मैग्नेट भी जैसे हो रहा है, सोलिनॉइड भी तो वैसे हो रहा है ना, अंदर अंदर में। ठीक है, बोलो समझ में आया? क्लियर? अब बोल सकते हो सर कैसे कैसे सेम टू सेम हुआ? देखो देखो देखो, बाहर में क्या नॉर्थ से साउथ तक जाते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंड अंदर में क्या साउथ से नॉर्थ। देखो देखो देखो, इधर भी अंदर में साउथ से नॉर्थ जा रहा है और बाहर में नॉर्थ से साउथ जा रहा है। ठीक है, पर अभी इसका डिफरेंस भी देखना होगा। सो क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 है लिस्ट टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन द टू फील्ड्स। सो देखो फर्स्ट क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज। इधर तो आप चेंज कर सकते हो, ज्यादा करंट भेज दिए, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो गया, सो ये चेंजेबल है, पर बार मैग्नेट का चेंजेबल नहीं है। पर बेसिक दोनों का बेसिक थिंग बिल्कुल सेम टू सेम है, सोलिनॉइड एंड बार मैग्नेट का। देन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिवर्स। अरे अरे अरे, करंट उल्टे दिशा में कर दो, करंट अभी इस दिशा में जा रहा है, उल्टा कर दो, सो डायरेक्शन तो चेंज होगा बेटा। बोलो होगा? होगा, वेरी गुड। एंड इसका डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। नंबर 3, इट इज अ टेम्पोररी मैग्नेटिक फील्ड। अरे ऑफ कर दो, स्विच को कर दिया ऑफ, पावर डाउन। ठीक है,
इधर क्या होगा, इट इज अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। सो कोई भी दो को आंसर लिख दो, हो जाएगा आपका। हाँ, अच्छा चले और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, 32 के बाद क्या आते हैं 33। अब 33 क्या ही बोलना, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। अब आप लोग बोलोगे सर हम लोग तो बच्चे ही है सो देख ही लो जब बच्चे ही हो देख ही लो 33 वाला क्या है। Why does a kitchen garden called an artificial ecosystem while a forest is considered to be a neutral ecosystem? So kitchen garden को क्यों एक artificial बोलते हैं, बोल रहे हैं लोग, ठीक है। So kitchen garden a man-made ecosystem है, ये लिख सकते हो या लिख सकते हो नॉन सस्टेनेबल, कोई भी एक लिखो, ठीक है। अरे इंसान ही तो तैयार कर रहे हैं उसके किचन गार्डन, राइट। फॉरेस्ट क्या ऐसा है, नहीं। इकोसिस्टम मेंटेन बाय नेचर, सेल्फ सस्टेनेबल, कुछ भी एक लिख दो। टू while designing an artificial ecosystem at home, write any two things to be kept in mind to convert into a self-sustaining system. Give reason to justify your answer. अरे ऐसा करो, देखो देखो देखो, उधर जो ऑर्गेनिज्म है, अब अगर कुछ तैयार करो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, सो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेंगे, सो ऐसा भी कुछ रख दो जो जो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, तो हो गया आपका। सो देखो 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 ध्यान से देखो, इन अ जार कंटेनिंग वाटर वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू अ पंप एंड एड फ्यू एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स टू मेक इट अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। अरे देखो ना, जिसके घर में एक्वेरियम देखो, ऐसे देखो जो ऑक्सीजन के बुदबुदे जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं ना बबल्स ऑक्सीजन के, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन इज रिप्लेनिश कंटिन्यूअसली, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है। एक्वाटिक प्लांट्स सर्व एज फूड। समझ में आया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, बी में क्या है, कितना आसान और एक सवाल है। कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन फ्रॉम द 4 ट्रॉपिक लेवल्स कंप्राइजिंग द फॉलोइंग, ठीक है। सो क्या है, हॉक, स्नेक, प्लांट्स, रैट। सो प्लांट्स में ही तो प्लांट्स आएगा, प्लांट्स को रैट्स खाएगा, रैट्स को स्नेक खाएगा, स्नेक को हॉक्स खाएगा। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखो, 20,000 जूल ऑफ एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉपिक लेवल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल टू द ऑर्गेनिज्म टू द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। अरे हर एक ट्रॉपिक लेवल में कितना एनर्जी जाते हैं, सिर्फ 10% ही जाते हैं। सो पहले 20,000 था, इसका 10% मतलब कितना होगा, कितना होगा बोलो मुझे, दैट इज 2 1 2 3 इतने जूल, ठीक है। सो ए सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में इसका भी 10% आएगा, सो इसका 10% क्या होगा दैट इज 200 जूल। अच्छा क्वेश्चन क्या बोला, एक सेकेंड, 20,000 joule of energy was transferred by producer to the organism of second trophic level. Calculate the amount of energy that will be transferred by the अच्छा 20,000 joule of energy was transferred by the producer to the organism of second trophic level, सेवन ट्रॉपिक लेवल में चला गया। सो ए सेकेंड नहीं, अभी तो होगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल। अरे ये तो अभी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में है, ए हो गया आपके थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड 200 जूल क्या है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो आपके आंसर क्या हो गया, 200 जूल है आपके आंसर। एंड इसके साथ साथ आ गए हम ग्रुप डी पे, जिसको आपको लिखना है 80 to 120 वर्ड्स में। सो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 34 का ए, a saturated organic compound A belongs to the homologous series of alcohols। alcohols मतलब क्या, जिधर O है, ठीक है, OH है, समझ में आया। अभी देखो, ऑन हीटिंग A with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin it forms an unsaturated compound B with molecular mass 28 unit या AMU atomic mass unit। The compound B on addition of the 1 mole of hydrogen in the presence of nickel change into a saturated hydrocarbon C। सो पहले आइडेंटिफाई A B C, बहुत आसान है। अरे बिल्कुल आपकी किताब में दिया हुआ है, 2-3 ही ऐसे इक्वेशन है, ठीक है। सो देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ए क्या है, इथानॉल है। इधर क्या बोला, इधर क्या बोला, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो 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 अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ठीक है, एंड जो अल्कोहल में आते हैं, पर इथानॉल क्यों, मिथानॉल हो सकता है, ब्यूटानॉल हो सकता है, पर इधर प्रॉपरली दिया ऑन हीटिंग ए विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड बी एंड दैट इज इथेन। सो ऑब्वियसली इथानॉल होगा। देखिए 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 देखिए, ध्यान से देखिए, ए आपके इथानॉल है,
ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसको हीट दो 443 केल्विन टेम्परेचर में, ये इथेन में कन्वर्ट होते हैं। इथेन क्या है? एक अनसैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड करते हैं। बोलो समझ में आया? क्लियर? इतने तक डबल बॉन्ड हो रहा है। फिर क्या बोला? on at the addition of 1 mole of hydrogen in the presence of nickel changes to saturated hydrocarbon C। बोलो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज होते हैं। आप देखो जो इथेन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है आपका। सो आपको इथानॉल लेना है। और भी देखो बी का मॉलिक्यूलर मास कितना बोला? 28। देखो थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेते हैं। सो बी मतलब क्या है? इथेन है, ठीक है। सो इसका ए क्या है? C2H4 मॉलिक्यूलर मास निकालो। सो कार्बन क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, दैट इज 12, ठीक है। एंड सो 12 है, 12 टू सा क्या होगा? 24 होगा। एंड हाइड्रोजन 4, सो कितना आ रहा है? 28 यू आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपको इथानॉल ही लेना है, ठीक है। आप पूछ सकते हो सर रिएक्शन तो बहुत सारे हो सकता है। हाँ हो सकते हैं, पर आपकी किताब में बिलीव भी लिमिटेड ही कुछ दिया है एनसीईआरटी में, एंड उससे ही सवाल बन रहा है, बाहर से कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उसको अच्छे से गो थ्रू करो। नेक्स्ट देखो। सो ये तो आप सेकंड वाले भी पता चल गया। राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्शन ऑफ ए इनटू बी, ठीक है। सो ए कैसे बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए वाला रिएक्शन हो गया। थर्ड में क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन कंपाउंड सी अंडरगोस कॉम्बस्शन, ठीक है। सो कॉम्बस्शन, कार्बन वाला कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, कॉम्बस्शन करो, सो द कार्बन डाइऑक्साइड जेनरेट होगा ही होगा। सो नंबर सी वाला पोर्शन क्या है? राइट इधर सी क्या था? इथेन था। बी वाला इथिन था, सी वाला इथेन था, राइट। एल्केन, एल्किल, एल्किन, एल्काइन। सो उसको कॉम्बस्शन करो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट जनरेट होगा। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? 4 स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन, ठीक है। सो क्या है? कन्वर्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट्स। क्या मैं बोलूं इसका? ठीक है। सॉरी हाइड्रोजन रिएक्शन, सॉरी वो तो उसमें होगा रॉकेट में, सॉरी इधर है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। सो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या हो रहा है? जो वेजिटेबल्स ऑयल है वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। सो अभी बोलो ये समझ में आया? अरे देखो इधर क्या लिखा है? हाइड्रोजनेशन मतलब ही क्या है? ऐड ऑफ हाइड्रोजन, राइट। देखो इधर देखो, ध्यान से देखो। सपोज ए वाला क्या है? आपके इथेन है। इथेन के साथ अब सपोज इथिन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दैट इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। देखो अगर मैं देखो इथिन क्या है आपके? ए है ना इथिन, बोलो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, राइट। सो इसके साथ अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, वो भी हाइड्रोजनेशन होगा, ठीक है। सो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बना रहा है। अनसैचुरेटेड मतलब जिधर दो मतलब कार्बन के डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है। सैचुरेटेड मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड। बोलो समझ में आया? सो स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कैसे होता है? जो वेजिटेबल ऑयल है उसको फैट में मतलब कन्वर्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट 5 वाला क्या है? ध्यान से देखो 5 वाला क्या है आपके? नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद सोडियम। अभी कंपाउंड ए क्या था? इथानॉल था। सो इथानॉल के साथ अगर उधर सोडियम के रिएक्ट हो जाए तो क्या मिलते हैं? सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। रिएक्शन याद है आपको? बोलो जल्दी बोलो। अरे आपकी किताब वाला ही है ना? इधर जो क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इतने तक समझ में आया? अच्छा नहीं आ रहा है? अच्छा देखो ध्यान से देखो। सपोज अगर मैं लिखूं किधर लिखूं? हाँ एक सेकंड, कौन सा वाला कलर? हाँ ए वाला कलर से लिखो। देखो सपोज इथानॉल क्या है आपके? CH3CH2OH है, राइट। एंड इसमें अभी आप ऐड किए सोडियम, ऐड किए, ठीक है। सो क्या बनते हैं इधर? 2C2H5O- सोडियम इथॉक्साइड, इंपॉर्टेंट है बेहद। एंड उसके साथ साथ जेनरेट होता है हाइड्रोजन गैस। सो वही लिखा सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। बोलो समझ में आया? वेरी गुड। सो अभी आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, with the help of diagram shown the formation of micelles when soap is applied on oily dirt. So oily dirt में कैसे मिसेल बनते हैं? बोलो, याद है? कुछ कुछ सीखे हो मिसल के बारे में? हाँ, ऑब्वियसली सीखे हो ना। ठीक है, अच्छा देखो 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 देखो, बेसिकली क्या होते हैं जो अभी अभी देखा हम लोग ना। देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सपोज इधर एक ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है, इसके दोनों पोर्शन होते हैं। एक क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं, एंड दूसरे हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है। अब सर हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? देखो, अब हाइड्रोफोबिक मतलब जिसका वाटर से, मतलब वाटर से दुश्मनी है, पर वाटर को छोड़ के बाकी जो है कोई ऑयल वगैरह, फैट हो, एक्सेट्रा हो, उससे मिल सकता है। सो एक ऑयल ड्रॉपलेट है, एक ऑयल ड्रॉपलेट है, एंड उसके ऊपर क्या आएगा? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? ऑब्वियसली हाइड्रोफोबिक पोर्शन इसके ऊपर आएगा। ठीक है, बस हो गया, आपकी मिसल बन गया। बोलो, समझ में आया? नेक्स्ट क्या लिखे? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, टेक 2 टेस्ट ट्यूब X and Y with 10 मिलीलीटर ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, in test tube X add few drops of soap solution, and in test tube Y add few drops of detergent solution. Shake both the test tube for same period. दोनों को अच्छे से सेक किए। ऑप्शन ए, इन which test tube the formation of foam will be more. देखो ये हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर में फोम ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, पर डिटर्जेंट हार्ड वाटर में ज्यादा इफेक्टिव है। तो क्या होगा? डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, सो टेस्ट ट्यूब वाई में ज्यादा फोम होगा। ठीक है, 2 में क्या बोल दिया? इन व्हिच टेस्ट ट्यूब इज अ कार्डी सॉलिड फॉर्म, वाई। ठीक है, सो कौन से टेस्ट ट्यूब में होगा? दैट इज टेस्ट ट्यूब एक्स, बिकॉज रिएक्शन बिटवीन सोप एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट जो हार्ड वाटर में है आपके, ऑफ हार्ड वाटर फॉर्म इनसॉल्युबल स्काम। ड्यू, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्काम। अगर आपको ए नहीं लिखना है, लिख दो इनसॉल्युबल पीपीटी फॉर्म होते हैं, तो उसके लिए वो क्या होते हैं? बोलो, वो कार्डी होते हैं, कार्डिसॉल फॉर्म होते हैं। ठीक है, चल आओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट 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 35 में क्या बोला? नेम द पार्ट्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। कितना कितना हार्ड सवाल है, आपको पता है? सीपल्स, कैलिक्स, पीटल्स, कोरोला, ये सब पता है आपको? देखो सेकंड पे देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, मैं बोलूँ तो डिफरेंशिएशन ऐसे 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 टेबुलर फॉर्म में लिखो, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ बोलने का है अभी, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। चले आओ सी पे, मैं नहीं बोलूंगा सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सी पे क्या है? व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल्स एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ इन फ्लावर। सो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होते हैं, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट 36। सो 36 नंबर क्वेश्चन है, एंड इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 वाट। सो ये एनर्जी बोल दिया है 880 वाट। अच्छा, वाट तो बोला, सॉरी। सो वाट है मतलब एनर्जी होता तो वाट आवर, सो ये पावर है, वाट बोल दिया। ठीक है, एट अ रेट पर यूनिट टाइम, पावर बाय यूनिट क्या होते हैं? सॉरी, एनर्जी बाय यूनिट, दैट इज नथिंग बट द पावर। सो 880 क्या है? पावर है। देखो फिजिक्स वाले सवाल में ऐसा करो, पहले जो आ रहा है उसको लिखो। सो पावर है 880 वाट व्हेन हीटिंग एट अ मैक्सिमम रेट, and 330 watt when heating is at the minimum। ठीक है, अच्छा, if the source voltage is 220 volt, calculate the current and the resistance in each case। तो दोनों में रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। अच्छा देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, करंट क्या है? देखो एक चीज याद रखो, P इक्वल्स टू वी आई, या ऐसे भी याद रख सकते हो, जो पावर है वो भाई लोगों के पास होते हैं, जैसे मुंबई में बोलते हैं ना भाई लोग, ठीक है। सो पावर भाई लोगों के पास होते हैं। सो P इक्वल्स टू वी आई, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो? I इक्वल्स टू P बाई वी। सो I इक्वल्स टू P बाई वी। बोलो, समझ में आया? सो पहले में पावर क्या है? 880 वाट, एंड V क्या है? 220, आ गया आपका 4 एम्पियर। ठीक है, अरे देखो ना, जो आयरन है उसके रेगुलेटर को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो ना, मतलब उसके हीटिंग को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो आप। ज्यादा हीटिंग मतलब ज्यादा
वो करंट लेंगे, कम हीटिंग मतलब कम करंट लेंगे, सीधे से बात। सो एक बार पावर क्या हो रहा है 880, एक बार पावर हो रहा है 330। सो दोनों अलग अलग करंट कंजम्पशन होगा। बोलो समझ में आया। सो पहले केस में देख रहे हो जिधर ज्यादा करंट ले रहा है क्योंकि उसका पावर कितना है 880 वाट। बोलो समझ में आया। सो रेजिस्टेंस क्या होगा V इक्वल्स टू आई आर, तो पता ही है, ठीक है। सो R इक्वल्स टू V बाई आई। सो वैल्यू पुट कर दो, आ गया रेजिस्टेंस। क्लियर, वेरी गुड। आप देखो व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट, सो पावर तो घट गया, राइट। सो पावर घट गया मतलब क्या, जो करंट है डिक्रीज करना है। करंट कब डिक्रीज होता है, जब रेजिस्टेंस घटाना होगा। सो सीधी सी बात, करंट कम रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इधर। सो देखो वोल्टेज तो सेम ही है। सो I इक्वल्स टू पी बाई वी, क्योंकि पता है P इक्वल्स टू वी आई। सो I इक्वल्स टू पी बाई वी, वैल्यू पुट कर दो, आ गया 1.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू आई आर, R इक्वल्स टू वी बाई आई, वैल्यू पुट कर दो, रेजिस्टेंस भी आपका आ गया। समझ में आया, कितना आसान सा है। सो देखो बी में क्या है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या आपको पता है ना, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, राइट। या आप ऐसे ही बोल सकते हो H equals to VIT. So when electric current is passed through a resistors, electrical energy is dissipated and appears at heat energy. ठीक है, कोई भी एक रेजिस्टर से पास आउट करो, ओ सपोज एक आयरन हो सकता है, एक हीटर हो सकता है, राइट, एक गीजर हो सकता है। सो हीट एनर्जी मिल रहा है आपको, एंड इसका फॉर्मूला क्या है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, या आप VIT भी लिख सकते हो। सो आते हैं लास्ट वाले सेक्शन, दैट इज सेक्शन ई। सेक्शन ई में देखो 37। सो 37 वाला क्वेश्चन क्या है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कॉम्बाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। हाँ, मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर है तो पता ही है, बट सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक जो पहले ही डिस्कस कर लिया आपके साथ। Different metals show different reactivities towards oxygen. Some react vigorously while some do not react at all. So option A, what happens when copper is heated in air? क्या होगा? So copper heat कर दो एयर में, so क्या आ रहा है, CuO आ रहा है। बोलो समझ में आया, क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट सॉरी, अच्छा नेक्स्ट देखो देखो अच्छा, एक दूसरे बात, इसको आप क्या बोल सकते हो, कॉपर, इसका वैलेंसी टू ऑक्सीजन वैलेंसी टू, सो CO क्या बोल सकते हो आप, कॉपर टू ऑक्साइड, इसको क्या बोल सकते हो आप, कॉपर टू ऑक्साइड भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा इसको कलर पता है, बोलो बोलो बोलो। या एक काम करो, इसको कमेंट में बोलो कि इसका कलर क्या है कॉपर टू ऑक्साइड के, ठीक है। अच्छा अभी देखो ये आपके होमवर्क है। देन देखो, व्हाई आर सम मेटल्स कैटेगोराइज एज एम्पोटेरिक, गिव वन एग्जांपल। एम्पोटेरिक तो पता ही है, पहले ही बोल दिया ना, दोनों से ही रिएक्ट करते हैं, एसिड एंड बेस, एंड दोनों में ही सॉल्ट एंड वाटर आ रहा है। बेसिकली जो मेटल है उसके ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं, इसके लिए ही वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, पर बेसिक के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। पर एम्पोटेरिक मतलब वो एसिड बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत अच्छे से याद रखो, Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड। सी वाला दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, इसको कंप्लीट करो, ठीक है। सो Na2O मतलब Na2O, सोडियम ऑक्साइड, वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया। सोडियम ऑक्साइड क्या है, बोलो बोलो, एक मेटालिक ऑक्साइड है। सो वो क्या होगा, बेसिक होगा। सो उसके लिए इधर OH आ रहा है, बेसिक मतलब OH रहना चाहिए। Al2O3 एम्पोटेरिक ऑक्साइड है। सो एम्पोटेरिक ऑक्साइड है मतलब NaOH क्या है, एक बेस है। सो एम्पोटेरिक ऑक्साइड के साथ बेस में क्या आएगा, ऑब्वियसली सॉल्ट एंड वाटर आएगा। देखो NaLO2, बोलो समझ में आ रहा है, इधर कोई OH दिखाई दे रहा है, इस क्या है ये, बोलो AN सॉरी NaLO2, इधर कोई OH दिखाई दे रहा है, बोलो, एंड उसके साथ साथ वाटर आ रहा है। सो OH नहीं है, सो A क्या है, A बेसिक नहीं है, H नहीं है, A एसिडिक नहीं है। सो क्या है, A एक सॉल्ट है, एंड इसका नाम पता है आपको, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, क्लियर है इतना तक, वेरी गुड।
तो आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर सी, उसका ही कंटिन्यूड, ठीक है। अच्छा ए सी और में था, ए और में था मतलब एक बार देखने दो क्या था इधर, ए बी सी, अच्छा ए वाला सी करो, मतलब ऐसा क्वेश्चन था ए एंड बी आपको करना है, सी इसको करो और इसको करो, कोई भी एक को करो, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है, अच्छा ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस ठीक है। सो सल्फर को ऑक्सीजन में बर्न कर दो, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो कलरलेस है। नेम द गैस फॉर्म, सल्फर डाइऑक्साइड। स्टेट द नेचर ऑफ द गैस, ये एसिडिक है, ठीक है। बेसिक तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि बेसिक किस में होता है, स्ट्रेप और से मेटल में होता है, राइट। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होता है, सल्फर क्या मेटल है, बट सल्फर मेटल नहीं है, सो ये क्या होगा, एसिडिक होगा। एंड द लास्ट वन, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस ऑन आ ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है। सो इसमें आप बोल सकते हो सर एसिडिक है, राइट। सो लिटमस पेपर तो चेंज होगा ही, इधर लिटमस पेपर क्यों नहीं चेंज होगा, देखो देखो एक गैस है, गैस में एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं रहता है। सपोज अगर मैं बोलूँ HCl का गैस, उसका कोई एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होगा। अगर HCl एक्वास है या लिक्विड में तब उसका एक्वास प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, ठीक है। सो इसको माइंड में रखो, आपको लगता ही होगा क्या अरे ये तो है ही के, ये तो है ही एसिडिक, ये तो है ही एसिडिक, मीन्स लिटमस कलर के पेपर चेंज होगा नहीं, गैस है ये। अगर 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 इसको मतलब एक्वस में लाओ, लिक्विड में लाओ, तब लिटमस पेपर के कलर को चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 38, सो 38 वाला क्या बोला देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेस मेंडल क्रॉस पी प्लांट, बहुत बहुत कुछ बोला इधर। चलो क्वेश्चन नंबर ए पे डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर ए क्या है, राइट एनी टू पेयर्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी प्लांट यूज्ड बाय मेंडल अदर देन दोस मेंशन अबव। इधर आपको लिखना है जो कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है दो अलग अलग से, ठीक है। जैसे देखो जैसे देखो जैसे देखो, आप ऐसे ले सकते हो टॉल, ठीक है, दैट मीन्स उसके हाइट ऑफ द प्लांट टॉल एंड डॉफ लिख सकते हो, वाइट पर्पल लिख सकते हो, कलर ऑफ फ्लावर, सो इससे भी होगा, ठीक है। समझ में आया ए वाला, ठीक है। आ जाओ बी वाले में, डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। सो क्या डिफरेंशिएट है, डोमिनेंट ट्रेट आर एक्सप्रेस एज इवन इफ वन कॉपी ऑफ डोमिनेंट ट्रेट एग्जिस्ट, अगर एक भी कॉपी रहे सो उसको ही आप देख सकते हो। सपोज टॉल एक डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। सो टॉल एंड जो डॉफ है, सो इसके बीच में अगर सिर्फ एक टी एंड एक डी रहे, सो इसको ही आप देख सकते हो, हाँ। अच्छा नेक्स्ट क्या है, रिसेसिव ट्रेट whose expression is suppressed by a dominant gene और ऐसे भी आप लिख सकते हो एक्सप्रेस व्हेन टू कॉपीज ऑफ रिसेसिव ट्रेट्स आर प्रेजेंट, जब दो ही ट्रेट रिसेसिव होगा तब भी उसको आप देख सकते हो। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द रेशियो ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व इन द सीड्स ऑफ F2 generation इन द above केस, व्हाट डू यू इंटरप्रेट फ्रॉम दिस रिजल्ट। पर इसको अगर आप ऐसे देखो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो एक सेकेंड जस्ट रुक जाओ, मैं इसको इधर F2 मैंने लिखा, हाँ पर ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जस्ट 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। मैं इसको और भी डिटेलिंग इधर भर के फिर इसको शो कर रहा हूँ। ओके सो मैंने एक काम किया, इंटरनेट से ले लिया, ठीक है। अच्छा देखो 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 ध्यान से देखो ध्यान से देखो। सो क्या बोला है, व्हेन ही अच्छा मैं इसको ब्रीफली बोल रहा हूँ, ठीक है। सो पेरेंट प्लांट्स क्या है, देखो ध्यान से देखो, एक राउंड येलो है उसके जो सीड्स है, एंड दूसरे क्या है पी प्लांट के रिंकल एंड ग्रीन है। बोलो इतने तक समझ में आया। आप देखो डोमिनेंट ट्रेट को कैपिटल से लिखते हैं एंड रिसेसिव ट्रेट को स्मॉल से लिखते हैं। बोलो इतने तक समझ में आया, ठीक है। सो देखो जो F1 जेनरेशन है उधर नो प्लांट्स विथ रिंकल एंड ग्रीन सीड्स, क्योंकि F1 जेनरेशन में सारे ही क्या आ रहा है, देखो 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 देखो, अगर मैं लिखूं क्या है, having one constructing character when he cross pea plants having round and yellow seeds with pea plants having wrinkle and green seed, he observed that no plants with the wrinkle and green seeds were obtained in F1 generation, ठीक है।
When the F1 generation pea plants were crossbreeded by self pollination, the F2 generation had seeds with different combination of shape and color. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। F1 जो जनरेशन है, 2 मिनट ध्यान से देख लो, ठीक है। सपोज आर आर वाई वाई है, इधर बेटा डोमिनेंट कौन सा है, चारों ही डोमिनेंट है। एंड आर आर वाई वाई में रिसेसिव कौन सा है, चारों ही रिसेसिव है। सो देखो इस डोमिनेंट ट्रेट से जो गैमेट बनेगा वो तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के अलावा और कुछ नहीं बन सकते। इससे रिसेसिव ट्रेट से जो गैमेट होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई से कुछ नहीं हो सकता, इसको छोड़ के, ठीक है। सो देखो मिलके जो आ रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, इधर भी सेम आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो ये क्या F1 जनरेशन है। सो F1 जनरेशन में जो भी मतलब पेड़ पौधा होगा, जो भी पी प्लांट्स होगा, कैपिटल आर है। कैपिटल आर है मतलब क्या है बोलो, ये तो ये डोमिनेंट है, कैपिटल आर तो डोमिनेंट है, राइट। सो आर से हम लोग क्या इंडिकेट किए थे, दैट इज राउंड, एंड कैपिटल वाई से योलो। सो सारे ही प्लांट राउंड एंड मतलब प्लांट के जो सीड्स है राउंड एंड योलो होगा। इतने तक समझ में आया। सो उसके लिए ये वाला पोर्शन लिखा है। अब देखो F2 जनरेशन में क्या होगा, फिर म्यूसिस होगा, गैमेट अलग होगा, राइट। अब देखो इधर से क्या गैमेट आ सकता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक कैपिटल आर कैपिटल वाई आ सकता है, आ सकता है। कैपिटल आर स्मॉल वाई आ सकता है, आ सकता है। स्मॉल आर कैपिटल वाई आ सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई आ सकता है। चारों अलग अलग गैमेट आ सकता है, राइट। सो देखो चारों अलग अलग गैमेट आ गया, चारों अलग अलग गैमेट आ गया। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, ठीक है। दोनों में चारों अलग अलग गैमेट आ गया। सो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, देखो देखो देखो, ये दोनों मिक्स हो रहा है, इसके साथ ये मिक्स हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल आर कैपिटल वाई। सेकेंड में क्या होगा, ध्यान से देखो, सेकेंड में क्या होगा, देखो इधर क्या लिखा है, आर वाई है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इधर क्या है, इधर क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दैट मीन्स कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अरे समझ में नहीं आ रहा है, देखो ना कितना आसान है, कितना आसान है। देखो इधर क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई है, इधर क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, राइट। दोनों को मिक्स कर दो। सो क्या आता है, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई। इधर क्या है, देखो देखो देखो, जिस भी बॉक्स में आओ, जिस भी बॉक्स में आओ, कुछ कोई भी एक बॉक्स में आओ, सपोज इस बॉक्स में आओ, इसके ऊपर जो है एंड इसके लेफ्ट जो है, दोनों को मिक्स कर दो। सो ऊपर में क्या है, देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, एंड लेफ्ट में क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। सो क्या होगा, कैपिटल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बोलो समझ में आया। आप बोलो इसमें क्या होगा, इसके ऊपर देखो क्या है, स्मॉल आर है, एंड इधर क्या है, लेफ्ट में क्या है, कैपिटल आर है। सो कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर क्या है, ऊपर में स्मॉल वाई, लेफ्ट में क्या है, कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बोलो समझ में आ गया पूरा, ओके वेरी गुड। तो देखो इधर क्वेश्चन में क्या बोला है, सी में, स्टेट द रेशियो ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व इन द सीड्स ऑफ F2 जनरेशन इन द अबव केस। ठीक है। सो कॉम्बिनेशन जो देख के पता चलता है, देख के पता चलता है मतलब फेनोटाइप, आपको फेनोटाइप रेशियो निकालना है। समझ में आया। सो देखो 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 देखो, देख के आप क्या बोल सकते हो, कितने सारे हैं, ध्यान से देखो, जो राउंड है एंड योलो है। आप बोलोगे सर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब ही राउंड योलो। सो एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, 2 3 4 5, ठीक है, ए वाला नहीं होगा, 6, देन कैपिटल आर कैपिटल किधर है, 7 8 एंड 9, ठीक है। जिधर जिधर कैपिटल आर कैपिटल वाई है वो क्या होगा, राउंड योलो होगा। सो 9 आ गया, सो 9 टू प्लांट आ गया, जो देख के पता चल रहा है उसका सीड राउंड एंड योलो है। आप देखो आप देखो आप देखो, ये तो ऐसे भी हो सकता है ना, देखो 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 देखो, ध्यान से सुनो 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 सुनो, ठीक है। जो सीड्स है वो रिंकल है पर योलो है, रिंकल पर योलो। सो क्या होगा, दोनों ही स्मॉल आर होगा और एक कैपिटल वाई रहेगा। सो मतलब ढूंढने की कोशिश करें ऐसा किधर है, दोनों ही, मैंने क्या बोला, दोनों ही स्मॉल आर दिखाई दे रहा है, देखो दोनों ही स्मॉल आर एंड एक कैपिटल वाई है, मतलब दो तो है ही, इधर इधर तो दो तो है ही, पर एक को ही, क्योंकि आपको तो डोमिनेंट लेना है, राइट। अच्छा फिर देखो दोनों कैपिटल वाई, एक दोनों स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, दैट मीन्स रिंकल एंड योलो। और क्या है, ए भी है। सो 3 तो आ रहा है। फिर देखो सॉरी, हाँ फिर देखो
फिर मैंने आपको बोला वो राउंड है पर ग्रीन है। सो राउंड है मतलब क्या, एक कैपिटल आर होने से ही राउंड हो जाएगा। एंड ग्रीन के लिए दो स्मॉल वाई रहना जरूरी है। सो दो स्मॉल वाई किधर है, इधर है एक ठो, इधर है दो ठो, इधर है तीन ठो, तो आ गया तीन ठो। और मैंने बोला रिंकल एंड ग्रीन दोनों ही है, सिर्फ एक ही होगा रिंकल एंड ग्रीन, ठीक है। सो एक, सो इसका रेशियो आ गया फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1। सो इससे आप क्या इंटरप्रिट कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है, किसी के मदद से नहीं। बोलो समझ में आया। अरे उधर अगर रिसेसिव ट्रेट रहे तो है उधर, ठीक है, वो मिल नहीं जाते डोमिनेंट ट्रेट के साथ। बोलो समझ में आया, ठीक है। आ जाओ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो इज अ क्रॉस बिटवीन अ प्योर वायोलेट फ्लावर्ड पी प्लांट एंड अ प्योर व्हाइट फ्लावर पी प्लांट, ठीक है। डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी इज ऑब्टेन इन F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। देखो देखो, एक प्योर वायोलेट फ्लावर प्लांट, सॉरी फ्लावर प्लांट, पावर प्लांट क्या बोल रहा हूँ, फ्लावर प्लांट, ठीक है। अच्छा, एंड देन प्योर व्हाइट फ्लावर प्लांट। बोलो अब कैपिटल वी से क्या, ए डोमिनेंट है, स्मॉल वी से ए रिसेसिव है, ठीक है। अच्छा, सो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, सिर्फ कैपिटल वी स्मॉल वी आएगा। आप बोल सकते हो क्यों, अरे देखो ना कैपिटल वी है, दैट इज द वायोलेट, ठीक है, प्योर वायोलेट, ए स्मॉल वी प्योर व्हाइट। सो इसका गैमेट क्या क्या हो सकता है, ए दो ही हो सकता है, और इसका गैमेट क्या हो सकता है, दो ठो स्मॉल वी ही हो सकता है। सो मिला दो कैपिटल बी स्मॉल वी के अलावा और कुछ नहीं आ रहा। बोलो समझ में आया, F1 जनरेशन। अब F2 में क्या होगा, अब अभी गैमेट क्या आ रहा है, कैपिटल बी स्मॉल वी, यही तो आ रहा है ना। अरे चिकार बोर्ड में देखो, चिकार बोर्ड में देखो, देखो देखो देखो, अभी गैमेट आपका क्या आ रहा है, बोलो बोलो, देखो ऐसा है, चिकार बोर्ड में लिखो, हाँ 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 हाँ, देखो ध्यान से देखो, सपोज मैंने ऐसा किया, राइट, सो मेल एंड फीमेल, सो कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी। सो पहले में क्या होगा, जल्दी बोलो, कैपिटल वी, दूसरे में क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल वी, तीसरे में क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल वी, फोर्थ में क्या होगा, स्मॉल वी। सो आ गया, तीनों वायोलेट फ्लावर मिल गया। ये फेनोटाइप रेशियो है 3:1। इधर पहले में क्या था, 9:3:3:1, एंड इधर सिर्फ 3:1। एक आपको व्हाइट देखने के लिए मिलेगा F2 जनरेशन में। बोलो समझ में आया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 वाला क्वेश्चन पे। 39 क्या है, होल्ड अ कॉनकेव मिरर। स्टूडेंट मुझे बोलो कॉनकेव मिरर क्या है। अरे वही मिरर जिससे जो डेंटिस्ट आपके दांत देखते हैं, राइट, आपके मतलब एक एक दांत टीथ को देखते हैं डेंटिस्ट। सो क्यों देखते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो इमेज है वो एनलार्ज होते हैं, उसके जो फोकस है उससे पहले ऑब्जेक्ट को रखो, सो क्या होगा, एनलार्ज होगा, जो इमेज है वो एनलार्ज होगा। बोलो समझ में आया था। एंड कॉनकेव मिरर में दोनों ही मतलब रियल एंड वर्चुअल दोनों ही इमेज तैयार हो सकते हैं। फाइन, ठीक है। अच्छा, इधर बहुत सा कुछ लिखा है, बाद में देखूंगा पढ़ना है कि नहीं है। देखो सपोज एक कॉनकेव मिरर है एंड इधर एक फोकस है। आपको थोड़ी देर पहले सीखा है ना PF के रूल, अगर लाइन पैरेलल हो तो फोकस से जाएगा एंड वाइस वर्सा। सो फोकस में है, फोकस से लाइन आ रहा है मतलब पैरेलल जाएगा। सो देखो जो गाड़ी के जो कार्स के हेडलाइट होते हैं वो ऐसे फोकस में रहते हैं ना। देखो देखो, सोचो सोचो, कार के जो हेडलाइट इधर ऐसे रहते हैं ना। अच्छा अच्छा, ये तो पैरेलल लाइट आ रहा है, ठीक है। अब देखो 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 देखो, ऐसे पैरेलल रे आ रहा है, PF आपको सिखाया हूं, PF। सो पैरेलल आएगा, जाएगा किधर से, फोकस से जाएगा, आ रहा है पैरेलल, जाएगा फोकस से। कैस किधर इधर हो सकता है, सपोज पैरेलल लाइट बहुत दूर से जो लाइट आते हैं, जो सन से आते हैं, ठीक है। सपोज आप एक सोलर कुकर लिए हो, ठीक है, इधर आपके सब्जी वगैरह है, इधर से पैरेलल लाइट आया एंड एक क्या किया, सारे लाइट को एक ही फोकस में टारगेट कर दिए। बोलो समझ में आया, ठीक है। सो फर्स्ट वन क्या है, लिस्ट टू एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कुछ भी लिख दो, शेविंग के लिए लिख दो, सोलर कुकर, सोलर फर्नेसेस लिख दो, जैसे अभी बोला डेंटिस्ट के मतलब डेंटिस्ट जो यूज करते हैं जो मिरर। अच्छा नेक्स्ट देखो बी,
इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। ये तो बहुत आसान है, आपको पता है ना, आपको पता है ना, r इक्वल्स टू 2f। सो f दे दिया है, फोकस दे दिया है 15, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा 30। एंड द लास्ट वन, लास्ट क्या बोला है, लास्ट वन, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो दैट द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। सो ये और मैं क्या ही बोलूं, जो फोकस एंड पोल के बीच में है, सो उसका ऑब्वियस, देखो देखो इसके बीच में जो भी रहेगा उसका ऑब्वियसली एक क्या इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। कॉन्केव में मैंने क्या बोला, कॉन्केव में दोनों ही इमेज होते हैं, वर्चुअल एंड रियल, ठीक है। फोकस से इधर आएगा तो रियल, फोकस से पहले रहेगा, फोकस एंड पोल के बीच में रहेगा, दैट मस्ट बी वर्चुअल वन। बोलो समझ में आया, ठीक है। सो अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या होते हैं, एक होते हैं जैसे सीसीसी का, वैसे एक होता है पीपी, मतलब जो पोल से जाया पोल से ही निकल गया, एक लाइन जिस एंगल में है उस एंगल में निकल गया, पोल में आया पोल से ही निकल गया। बोलो समझ में आया, ठीक है। दूसरे देखो, दूसरे देखो, दूसरे देखो, ध्यान से, ध्यान से, सीसी सिखाया था। सो दैट मीन्स जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगा। आप देखो इधर ये दो लाइट मीट हो सकते हैं, दोनों मिल सकते नहीं, पर मिल सकते हैं मिरर के उस साइड इमेजिनरी पोर्शन में। सो जो इमेज होगा इधर बनेगा, समझ में आया। एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपको एरो देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एरो देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर उसका इसी वाला क्वेश्चन देखो क्या है, एंड और वाला मतलब उसी को करो या इसको करो, हाँ। सो एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है, इज प्लेस एट 100 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट साइड पॉजिटिव में हमेशा ले लो, ऑब्जेक्ट को उल्टा मत लो, ठीक है। अच्छा, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर इट इफ इट्स इमेज इज फॉर्म एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, मतलब जिधर ही ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रहा है इमेज, उधर ही बन रहा है इमेज। सो आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो देखो देखो देखो, एज क्या है, हाँ 10 है, यू राइट, यू क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है 100, एंड हमेशा नेगेटिव होता है। अरे देखो ना, देखो ना, पोल से लेफ्ट में है ना, इमेज तो इधर रहेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट तो इधर रहेगा, एंड इमेज भी इधर बन रहा है, सो इधर वी भी नेगेटिव है, यू नेगेटिव है, एंड ऑब्जेक्ट जैसे ही लेफ्ट साइड में बन रहा है वी भी नेगेटिव है। बोलो समझ में आया, ठीक है। आपको पता है ना 1/v प्लस 1/e इक्वल्स टू 1/f, फॉर्मूला बैठा दो, f का वैल्यू क्या आया -50, क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। देन सेकेंड वाला क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म विथ साइन एज पर कार्टेशियन साइन कन्वर्शन, ठीक है। सो आपको मैग्निफिकेशन इधर निकालना है, हाँ। अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u। सो आपको तो v पता ही है, u पता है, क्योंकि देखो ना उधर ही तो इमेज बन रहा है, सो मैग्निफिकेशन 1 होगा, -1 क्यों, क्योंकि इमेज उल्टा बन रहा है, ठीक है, क्लियर। अच्छा फिर देखो नेक्स्ट, हो सो इसके साथ साथ आज का शो खत्म हुआ, एंड इसका फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। एंड बाय एवरीवन, टाटा।